In the beginning, we discussed about organizational values, organizational culture, people behavior, and how it impacts the overall reputation of the organization. Then we discussed, we aligned business strategy with HR strategy. And after that, we started working on talent acquisition, recruitment, selection, and the different methods we use. We prepared interview evaluation form, recruitment forms, all these things we did. उसके बाद हमने डिस्कस किया हाउ टू डेवलप अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. उसमें हमने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ट्रेनिंग को कंडक्ट करना, फिर ट्रेनिंग के कंडक्ट करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रेनिंग कोर्स हमने डिज़ाइन करना सीखा, ट्रेनिंग कैलेंडर हमने बनाना सीखा. सब लोगों ने ट्रेनिंग कैलेंडर भी बनाया, ट्रेनिंग कोर्स भी डिज़ाइन किया, ट्रेनर इवेल्युएशन, सारे स्टेप्स. फिर उसके बाद हमने ट्रेनिंग फीडबैक को डिस्कस किया, ट्रेनिंग फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका एनालिसिस हमने किया, और फ्यूचर स्ट्रैटेजी हमने उसके ऊपर कैसे रखनी है, ये हमने सारी जो है ना वो डिस्कस की. अब हम जो नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रिवॉर्ड्स एंड कॉम्पनसेशन. यानी कि लोगों को ज्वाइन करते हैं हम लोग, उनको ट्रेन करते हैं, उसके बाद उनको सैलरी भी देनी होती है. बाय द वे यहाँ पर ना मुझे 2-3 असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए आ गई हैं. मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. रिक्रूटमेंट में हमने मिस कर दी थी. आप सब लोगों को जॉब ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर बनाना आता है? जी सर. जी आता है. जी सर. अगर किसी को ना आता हो तो वो बताए. जी सिद्रा. जी सर आता है. ठीक है, तो अगर किसी को नहीं आता हो तो वो मेरे से 1-on-1 हेल्प ले सकता है. ये कोर्स का पार्ट था लेकिन मेरे जहन से स्किप हो गया था. अच्छा, अब हम लोग हमने डिस्कस करना है कि कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट सिस्टम काम कैसे करता है, इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है. ठीक है, इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, ये काम कैसे करता है, इसके लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. हमारे 2 लेक्चर्स होंगे, 3 सॉरी. उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम लोग उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हमने डिस्कस करने हैं लेबर लॉज ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद हम लोग HR एनालिटिक्स की क्लास करेंगे. फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. जो लेबर लॉज हैं वो हम लोग क्विकली टच करेंगे, क्योंकि लेबर लॉज एक ऐसा टॉपिक है कि उसको डिस्कस करने के लिए भी काफ़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए. लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग पूरी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर लें. कुछ हम लोग ये जो हमारा ये कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स वाला मॉड्यूल है यार, टोटल रिवॉर्ड मैनेजमेंट भी इसको हम लोग कहते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग इसके अंदर कवर कर लेंगे, और कुछ चीज़ें जो है हम लोग इंशाल्लाह जब लेबर लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो मुझे क्विकली बताएं आप लोग, व्हाट इज कॉम्पनसेशन, कौन बताएगा जी? सर सैलरी के अलावा जो हम चीज ऐड अप करते हैं सैलरी की ब्रैकेट को इंक्रीज करने के लिए, उसे कॉम्पनसेशन कहते हैं. और सैलरी किसको कहते हैं बेसिक हमारी फिक्स होती है जी? तो एक बेसिक अमाउंट होती है जिस पे हम एग्री होते हैं. मतलब उसके अंदर हम किसी को कह देते हैं चले आपको थोड़ा सा फ्यूल की मद में या फूड अलाउंस की मद में हम आपको कुछ ऐड अप कर देते हैं, कॉम्पनसेशन कहते हैं. ठीक है जी, कोई और बताना चाहे इसको? आई थिंक कॉम्पनसेशन जो है इट्स अ कंप्लीट पैकेज जिसके अंदर आपको आपके सैलरी एंड पर्क्स को डिफाइन किया जाता है. एंड व्हाट इज सैलरी एंड व्हाट इज, हमने ना देखिए मैं हमने सैलरी कॉन्सेप्ट आपकी को जो डिस्कस फिक्स करना सैलरी है, सैलरी जो आपकी फिक्स अमाउंट होती है जिसमें आप ग्रॉस सैलरी हो जाती है, उसके अलावा जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपका लाइफ इंश्योरेंस होती है, आपको मेडिकल मिल रहा होता है, आपको बोनसेस मिल रहे होते हैं, ये सब चीजें जो एक मिनट आपकी ठहरिएगा जरा. अब हमने आप निम्रा उसमें नहीं थी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने किस चीज़ के ऊपर काम किया जी? क्यों जा सब?
जी हमने सर। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही उधर हमने बात की थी कि ट्रेनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है। हमने यहीं जी से जी। स्टार्ट किया, क्योंकि ये जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स नहीं ना पता होंगे तो तब तक जो है ना वो आप लोग सिस्टम को डिज़ाइन नहीं कर सकते। अब जो हम लोग बातें कर रहे हैं, मैं इस प्रेजेंटेशन में कॉन्सेप्ट जितना, अब आपने कहा जी कि ये मेरी स्लाइड नज़र आ रही सबको? जी अच्छा, उन्होंने कहा जी कॉम्पनसेशन जो है कंप्लीट पे वेज आपका असम सैलरी हो गई, बेसिक आपकी पे हो गई, सैलरी बेसिक पे, ठीक है। उसके अलावा आपके इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स, आपकी बोनसेस, बोनसेस। ठीक है। और एक आपका होता है ये आपके फिक्स्ड हो जाते हैं, और आपके जो जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपको लीव्स मिलती हैं, आपको इंश्योरेंस मिलती है, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, ये सारे आपके भी पार्ट होते हैं। लेकिन इसको अगर हम कहें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन भी हम कह सकते हैं। डायरेक्ट कॉम्पनसेशन, नहीं, अभी डायरेक्ट कॉम्पनसेशन के अंदर आपकी जो चीजें आती हैं वो आपकी वेज आता है और इंसेंटिव्स ये आते भी हैं। मैं और बस लिखता इनडायरेक्ट जा रहा हूँ जो आप कह रही हैं ना, मैं सिर्फ आप टाइप करता जा रहा हूँ ताकि फिर हम डिस्कस करें ना इनको। हमने मतलब लेना है कि सैलरी का क्या मतलब होता है, बेसिक पे क्या होती है, आपने ग्रॉस सैलरी भी बोली थी, हमने उसका मतलब भी लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों का, ठीक है, व्हाट इज कॉम्पनसेशन, एक तो आप लोगों ने मुझे बताना है। व्हाट इज सैलरी, व्हाट इज वेज, क्योंकि आपने वेज का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। ठीक है, ये क्या होती है, कॉम्पनसेशन क्या होती है। ठीक है जी, कॉम्पनसेशन एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कॉम्पनसेशन एंड सैलरी आर बोथ सेम वर्ड्स। हैं। ठीक, जिन लोगों को नहीं मालूम, यानी कि हम लोग कहते हैं ना कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, क्या कहते हैं, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। हमारा आज का जो कोर्स है वो क्या है, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। दैट मीन्स के एम्प्लॉयज़ को क्या कॉम्पनसेशन मिलती है और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जब हम अभी हम डिस्कस करेंगे, जब हम लोगों को सैलरी दे रहे हैं तो फिर हम बेनिफिट्स क्यों देते हैं, और जब हम बेनिफिट्स दे रहे हैं तो फिर हम सैलरी क्यों देते हैं, मैं इसके पीछे लॉजिक क्या काम करती है। स्ट्रेटजिक एचआर मैनेजमेंट भी हमने पढ़नी है ना, हमने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी पढ़नी है। अब आप लोग आई होप मेरे से एग्री करेंगे कि हमने जो ओडी वाला पार्ट है ना एचआर के अंदर वो हमने साथ साथ पढ़ लिया। हमने एचआरडी डिस्कस किया शुरू में और हमें आइडिया हो गया कि एचआरडी क्या है, एचआरएम क्या है। ओके, सो आई कवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पार्ट इन द वेरी बिगिनिंग। सही है, तो अब जब आप लोगों को पता है कि जी कॉम्पनसेशन जब हमने दे दिया तो बेनिफिट्स हमने क्यों देने हैं, और अगर हम बेनिफिट्स दे रहे हैं तो हम कॉम्पनसेशन क्यों दे रहे हैं, तो ये इसका भी स्ट्रेटेजिक एलिमेंट क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, वाई वी पे बेनिफिट्स इवन व्हेन वी आर गिविंग सैलरीज। ओके, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम हमारा यहाँ पर सवाल आता ही है कि सैलरी क्या होती है, वेज क्या होती है। एक लफ्ज वेज होता है, एक सैलरी होती है। कौन बताएगा जी सैलरी क्या होती है और वेज क्या होती है? आई नीड वॉलंटियर्स। जी सर, जो सैलरी होती है वो मंथली बेसिस पे दी जाती है। जो वेजेस हैं वो आवरली बेसिस पे कैलकुलेट करके तो पे की जाती है। ठीक है जी, कोई और? जी अस्मा, मारिया बताएं जी। सैलरी इज मंथली बेस एंड वेज इज डेली बेसिस का कैलकुलेशन होता है। वेज डेली बेसिस पर, आवरली बेसिस पर नहीं होती। आवरली नहीं। ठीक है, ओके, कोई और इसमें ऐड करना चाहे? मदर साहब। सर एक्चुअली वही सैलरी तो मंथली बेसिस पे होती है, बट वो एक ओवरऑल जॉब के लिए होती है। बट वेजेस इज लाइक आप जब टेम्परेरी स्टाफ को रखते हैं, जब टेम्परेरी स्टाफ रखते हैं हम लोग, या जब कोई टेम्परेरी काम होता है हमें, तो हम उसको वो आवरली भी कैलकुलेट होती है, वो डेली भी कैलकुलेट होती है, वो वीकली भी कैलकुलेट हो सकती है, और वो फोर्टनाइटली भी कैलकुलेट हो सकती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि सैलरी
the total amount of money which we receive from our employer by providing our services for a month. ठीक है जी. Wage, the amount of money paid to temporary workers for providing one day service or hourly service or weekly service. ऐसे ही जी. जी सर. बिल्कुल ठीक है जी. अच्छा, अब जो वेज होती है या जो सैलरी होती है उसमें डिफरेंस क्या है? जब हमारे पास सैलरी है हम वेज भी तो रख सकते हैं ना. अब जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था. वन इज द प्रोडक्शन सेटअप एंड द सेकंड इज सर्विस सेटअप. प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है. अब जो सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, लाइक बैंक्स हैं, लाइक हॉस्पिटल्स हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क होती है वो क्लियरली डिफाइंड होती है, ईजी होता है. लेकिन जो प्रोडक्शन सेटअप होता है उसमें क्या होता है कि आप जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके फैक्ट्री एनवायरनमेंट में कुछ छोटे मोटे टास्क निकल सकते हैं जिसके लिए हो सकता है कि आप लोगों को परमानेंट एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत नहीं हो सकती. मैंने इसे परमानेंट एम्प्लॉइज़, दैट मीन्स कि आपको परमानेंट एम्प्लॉइज़ ये होता है गवर्नमेंट के जो एज पर लॉ परमानेंट एम्प्लॉय वो है एनी एम्प्लॉय हु इज़ नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 6 months इज़ नॉन एज परमानेंट एम्प्लॉय. और कुछ एरियाज में वो कहते हैं जी हु इज़ नीडेड फॉर मोर देन 3 months इज़ नॉन एज परमानेंट एम्प्लॉय. And if somebody is needed for less than this period, then we need to define okay, what sort of employee is that. He can be either a temporary employee or he can be a daily wager. Daily wager, wage का मतलब होता है 1 day salary या 1 day payment, और उसके बाद आपकी कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है. हम लोग HR मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का जो ताल्लुक है ना वो दो चीज़ों के साथ बहुत क्लोज है. वन, लॉ, लीगल कंप्लायंस, एंड सेकंड नेचर और ह्यूमन माइंडसेट. लोगों की जो क्या नाम है फितरत है, जो लोगों की नेचर है, लोगों का बिहेवियर है, उसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक है. अब अगर एज एन HR पर्सन हम दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो दैट मीन्स वी आर नॉट. उसके बाद फिर हमारी ये अगली चीज़ें फिर उसके बाद आती हैं. अब वापस जाते हैं लॉ के ऊपर. तो लॉ के अंदर HR एक्टिविटीज़ की क्या डेफिनेशन है वो एज एन HR पर्सन हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ह्यूमन नेचर क्या कहती है. ह्यूमन नेचर ये कहती है कि मैंने आपके साथ जो भी बात करनी है मैंने पहले आपके साथ एग्री करनी है, या लॉ भी ये कहता है एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कि इवन के आप ये देखें कि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि जो रिसेंटली जो हैरेसमेंट के लॉज हैं वो भी ये कहते हैं कि हैरेसमेंट इज समथिंग कि जो अगले बंदे की मर्जी के बगैर आप कर रहे हैं, दैट कम्स इन हैरेसमेंट. अब अगर दोनों की मर्जी है उसके लिए तो दैट इज नॉट हैरेसमेंट. सिमिलरली मैंने आपको एक जॉब ऑफर की है, आपका एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है. अब अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो दैट इज़ रॉन्ग. अब मैंने आज कहा जी जो लोग लेट आए हैं उनको हम लोग फाइन करते हैं, तो एज ए ह्यूमन आप लोगों के दिल में आया कि यार एक दफ़ा के लिए इनको वार्न कर दें और नेक्स्ट टाइम के लिए इनको ये कर दें. ये क्या थी, ये बेसिकली वो जो ह्यूमन नेचर हैं या उनको है. तो वेर एज ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने कहा नहीं, ये ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है 2 बजे क्लास में आना है, उसके लिए वार्निंग देने की क्या ज़रूरत है. इट इज़ कम्युनिकेटेड राइट ना. अब अगर एक एम्प्लॉय कहता है वो सुबह लेट आता है 9 बजे के बाद, वो कहता है जी मुझे तो कम्युनिकेटेड ही नहीं है या आज मुझे वार्निंग दे दें, तो ये तो क्लियर है. अगर एक बंदा एक हफ्ता पूरा लेट आ रहा है और उसको कुछ नहीं कहा जा रहा तो दैट मीन्स कि वो उसको साइलेंट वार्निंग्स हैं. अब अगर फिर भी उसको तहरीरी वार्निंग की ज़रूरत है तो वो फिर लॉ ये कहता है,
अब ह्यूमन जो हैं, जो माइंडसेट है उसके मुताबिक तो आप उसको साइलेंट वार्निंग दे रहे हैं, although you are not giving him or scolding him or talking to him, ठीक है, but you are giving him a silent warning that you should not come late. बट लॉ ये कहता है कि आप उसको तहरीरी वार्निंग भी दे, ताकि उसका ये जो एक्सक्यूज़ है ना किसी वक्त कि जी मुझे तो आपने कहा नहीं है तो मैंने समझा लेट आ सकते हैं तो मैं आता रहा, तो लॉ ये कहता है कि पहले आप उसको वर्बल भी बोल दें और फिर आप उसको रिटर्न भी इन्फॉर्म कर दें। अगर वर्बल वार्निंग के ऊपर वो चीज़ नहीं हो रही तो आप फिर उसको रिटर्न वार्निंग दे दें। अच्छा, अब हम वापस आते हैं सैलरी और वेज की तरफ। सैलरी इज समथिंग which is given to permanent employees, or it maybe they are temporary, but they are given salary on monthly basis. That means if you work for 1 month and after 1 month completing your job, you are given the remuneration for working for whole month. Now wage is something which is given for providing service for 1 day or for half day or for hour or maybe for a week. बट वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि डेली जो एम्प्लॉई आ रहा है, जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, मे बी दे आर नॉट योर एम्प्लॉयज, आपने डेली वेजर्स को मार्केट से लिया, ठीक है, आपने उनसे काम करवाया, रात को उनके पैसे उनके हाथ में पकड़ाए और उनको आपने फ्री कर दिया। अब अगले दिन अगर उनकी ज़रूरत है तो उनको कहना जी आज की सैलरी आपको दे दी, कल भी आ जाना और कल भी आप सैलरी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि वो कहते हैं जी आपकी ज़रूरत चूँकि 1 हफ्ते के लिए है या लेट से 1 महीने के लिए, तो हम आपको डेली नहीं पे करेंगे, हम आपको वीकली पे कर देंगे, क्योंकि डेली रोज़ाना हिसाब करना, रोज़ाना देना लेना ये करना मुश्किल हो जाता है, तो हम आपको वीकली पे कर दिया करेंगे। क्योंकि जो लेबर स्टाफ होता है जो टेम्परेरीली ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है, वो कहते हैं जी कि हमने तो जो कमाना है वही खाना है, तो हमें आप साथ साथ पे करें। तो उसके लिए ये होता है कि आप उनको कहते हैं अच्छा जी ठीक है, हम आपको हफ्ते के बाद इकट्ठी पेमेंट कर देंगे या डेली ले लें, जो आपका उनके साथ एक निगोशिएशन हो जाती है, जैसे भी आप लोगों का उनके साथ वर्किंग एनवायरनमेंट सेटल हो जाता है उसके। सो नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज सैलरी एंड वेज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पनसेशन की। कॉम्पनसेशन सैलरी को भी कहते हैं, ठीक है, और कॉम्पनसेशन जो है वो कुछ जगहों पर इसकी जो डेफिनेशन की गई है वो ये भी है कि कॉम्पनसेशन इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग बेनिफिट्स। अब हमने बात की, मैं अगली स्लाइड ऐड करता हूँ, ठीक है, व्हाट आर बेनिफिट्स, ठीक है, और 1 मिनट ठहरिएगा जी। अच्छा, बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे टोटल कॉम्पनसेशन, टोटल सैलरी, और बेनिफिट्स ये होते हैं, मैं ना वो वाली बातें नहीं करना चाह रहा जो होती हैं, अभी हम लोग उसको बाद में जाकर करें, पहले मैं ज़रा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्रिएट कर लूँ। बेनिफिट्स होते हैं कि द एडिशनल अमाउंट अदर देन योर सैलरी which you get from your employer for providing your services in the organization. Benefit क्या है, the additional amount of salary or any other thing, salary or any other thing which you get from your employer for providing services in the organization. Benefits are usually given to permanent employees. These are not given to daily wagers. डेली वेजेस के साथ अगर कोई आप उनको बेनिफिट भी देते हैं तो आप उनकी डेली वेज में ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बेनिफिट है लंच, ऑफिशियल लंच। लंच बेसिकली करना एम्प्लॉय की ज़ाती जिम्मेदारी है कि वो अगर किसी जगह काम करता है तो उसने लंच अपने घर से लेकर आना है या उसने खुद खरीद कर उसने लंच करना। लेकिन एम्प्लॉयर कहता है जी मैं आपको बेनिफिट देता हूँ कि आप ऑफिस जब आते हैं तो आपको लंच घर से लेकर आने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस की तरफ से लंच मिलेगा। आपने ताज़ा रोटी, ताज़ा सालन, गर्मा गर्म आपने जाना है कैंटीन में, आपके लिए तैयार वेट कर रहा होगा, आप प्लेट में डालें, स्पून से खाएं और इंजॉय करें और वापस काम पर जाएं। अब इस तरह से जब आप किसी के साथ बात करेंगे तो उसको एहसास होगा यार वाह मेरा एम्प्लॉयर मेरा ख्याल रख रहा है, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे जी आप तो 2 घंटे लगा देते हैं खाना खाने में,
आप तो क्या नाम है आधा घंटा पहले खाने को गर्म करते हैं, घर से खाना लेकर आते हैं, पहले आप उसको आधा घंटा गर्म करने में लगा देते हैं, फिर आप सुकून से बैठे खाते रहते हैं, उसके बाद फिर आप लोग हाथ धोने चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयर को डीमोटिवेट करने वाली बात है, जो कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ऐसे ही कम्युनिकेट किया जाता है भाई, अगर आपको गुस्सा भी है ना, आप कोई एम्प्लॉय गलत काम भी कर रहे हैं, तो उसको आप ऐसे अंदाज में कम्युनिकेट करें that it becomes a benefit for employees. For example, अगर आप लोग लंच अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड किया जाए ना एम्प्लॉयज को, यकीन जाने उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे? एम्प्लॉय को घर से खाना लाने की फिक्र नहीं है। अक्सर लोग सुबह लंच बॉक्स पकड़ने में 15-20 मिनट लेट होते हैं ना ऐसे जी, पीछे से भाभी रोक रही होती, वो आपका लंच बॉक्स रह गया, अबू आपका लंच बॉक्स रह गया। बताएं आप लोग, हकीकत में बताइएगा कितने लोगों के साथ ऐसे होता है? लगता है किसी के साथ भी नहीं होता, तो कोई भी नहीं बोल। मदर साहब, आप घर से लंच नहीं लेकर जाते हैं? मुझे किसी की आवाज सर ही नहीं आ रही। बात तो सच है, अच्छा। बात तो सच है, बस नहीं काफी, तो इस वजह से सब साइलेंट है कि बात ये सच है। लेकिन सर ये इट्स आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑन अ लाइटर साइड, लेकिन इट डज हैपन कि समटाइम्स लंच की वजह से लेट हो जाते हैं, बट नॉट यूजुअली ऑलवेज, क्योंकि वो ऑलरेडी रूटीन बन चुकी इट होती है। हैपन्स, यू नो, इट हैपन्स। ठीक हाँ, है वो तो है सर। जी। अच्छा, लंच बॉक्स की चले उसकी वजह से लेट नहीं हुए, लेकिन ऑब्वियसली आपने लंच बॉक्स पकड़ना है, आपने उसको उठाना है, आपने गाड़ी में लाना है, फिर आपने उसको दफ्तर जाकर उसका इस्तेमाम करना है, ठीक है, किसी जगह रखना है, आपने उसको संभाल के रखना है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को जरा आप देखें, पूरे महीने में एम्प्लॉयर को कितना कॉस्ट करता है ये पूरा प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद फिर उसने लंच ब्रेक जब हुई, उसने लंच बॉक्स को उठाना है, फिर तारें लगेंगी, जो माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है उसमें लोग खाना गर्म, अब माइक्रोवेव में गर्म करना वैसे भी हेल्दी नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाना हेल्दी नहीं है। लेकिन चूंकि ऑफिस एनवायरनमेंट है, लोगों ने गर्म करना है, ठीक है। अब अगर उसकी जगह एम्प्लॉयज को ताज़ा खाना मिले, ताज़ी रोटी मिले, ताज़े चावल मिले, ताज़ी सैलड मिले, कितना कॉस्ट करता है? अगर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल आप लॉ तो ये कहता है कि जो फैक्ट्री एनवायरनमेंट है उसके अंदर लंच देना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, क्योंकि फैक्ट्री जो होती हैं वो अमूमन शहर से बहुत दूर होती हैं, ठीक है। तो अब अगर एक एम्प्लॉय सुबह घर से लंच बॉक्स उठाएगा, वो अपनी फैक्ट्री तक लेकर जाएगा, तो वो खाना खराब हो सकता है, ठीक है। खाने की खराब की है, खाना खराब नहीं मैंने कहा, खाना खराब हो सकता है। तो वो खाना खराब होगा उसकी हेल्थ के लिए, इसलिए लॉ ये कहता है कि जी आपने जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको ऑफिस की तरफ से लंच प्रोवाइड किया जाएगा। अब उसी को अगर आप जो विद इन सिटी काम कर रहे हैं, उधर अगर ऑफिस की तरफ से लंच प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, अगर लंच नहीं होता तो वो क्या करते हैं, अक्सर 1 घंटे की जो ब्रेक होती है वो 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ वो बेचारा इन्हीं चक्रों में पड़ा रहता है। तो उसको अगर ऑफिस की तरफ से अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें इन द लॉन्ग रन, तो आई थिंक इफ यू पुट इट लाइक दिस, के वी प्रोवाइड यू हॉट मील, फ्रेश मील, hygienic meal and tasty meal to make sure that you enjoy the best at your workplace and you live a healthy working lifestyle. Gives a lot of motivation to employees. Agreed? एग्रीड सर। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद आ जाती है कि जी अब ये बेनिफिट्स हैं, मैंने एक कैंटीन की यानी कि लंच की एक एग्जांपल दी आपको, द काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स व्हिच वी प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज, additional benefit to employees for providing services to the organization, those are called benefits. अच्छा, अब हमने बेनिफिट की भी तारीफ कर ली, हमने सैलरी की भी तारीफ कर ली, उसके बाद आती है ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग इसको सेपरेट डिस्कस करते हैं, ये इसको इन सब चीज़ों को कहते हैं मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी।
अभी ये मैंने आप लोगों से काम कराना है, ठीक है। अच्छा, टोटल कॉम्पनसेशन या टोटल सैलरी किसको कहते हैं? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी which an employee gets from the employer by providing services. This includes the salary and benefits. It is called total compensation or total salary. क्या है? The total amount of money which an employee gets from employer for providing services is called total salary. This includes both monthly salary and benefits. ठीक है जी, समझ आ गई? अब मैं ग्रुपिंग करने लगा हूँ, 3 ग्रुप्स बनाऊंगा, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने काम क्या करना है? आप लोगों ने छोटी छोटी जो है ना चीज़ों की रिसर्च करनी है और उसकी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। उसमें जो रिसर्च है उसमें आप लोगों ने पहला तो ये आइडेंटिफाई करना है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। व्हाट इज डिफरेंस, what is intrinsic and extrinsic compensation, what is direct and indirect compensation। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये यूज होती हैं अक्सर ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इनको अभी से क्लियर कर लें, ठीक है। हाउ सैलरी इज कैलकुलेटेड, ये 4 चीजें आप लोगों ने ग्रुप डिस्कशन में अभी आप लोगों ने करनी है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। किसको क्लियर नहीं है? निदा क्लियर है आपको? यस सर। अनीता क्लियर है आपको? Yes. ओके, आज फाइन हुआ हुआ, आज आवाज कहाँ निकलनी है? चलें जी, अब मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि जिन लोगों को आज फाइन किया उनको फाइन नहीं है, आज सिर्फ वार्निंग है। मैंने थोड़ी देर ज़रा फाइन को होल्ड पर इसलिए रखा था ताकि थोड़ी देर ज़रा ना महसूसमेंट हो, या एकदम अगर ख़त्म कर देते ना जिया साहब, तो वो जो डर खौफ था ना वो ख़त्म नहीं होना था। तो थोड़ी देर मैंने जानबूझ के ना ज़रा, मैंने कहा ज़रा तलवार मुसल्लत रहे ऊपर, तो वो फिर ज़रा एहसास महसूसमेंट ज़्यादा होगी। सही सी है ना? लैंग्वेजेस महसूसमेंट कौन सी जबान का लफ्ज है? ये सर अंग्रेजी और उर्दू का जो है ना यकजा होकर आप कह सकते हैं कि हसीन इम्तिजाज। ओके 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 जहां पर आकर महसूस और मेंट आपस में मिल जाते हैं, वहां पर ओके महसूसमेंट स्टार्ट हो जाती है। ओके और आप इसको हमारी फीलिंग्स का या वो भी नाम दे सकते हैं जो आपने महसूसमेंट का है। महसूसमेंट। ठीक है जी, ये जी ग्रुपिंग हो रही है जी।
मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक इस पे कुछ देखा है? गूगल किया किसके पास आपके पास लैपटॉप है? नहीं, मैं मोबाइल पे हूँ। मैं कर लेती हूँ, प्रेजेंटेशन मैं बना लेती हूँ। थैंक यू निदा। तब तक आसिफ साहब हम लोग एक काम करते हैं, अपनी ये जो आपको ये ग्रुप में पता नहीं शेयर किया है कि नहीं किया, बट मुझे याद है कि क्या सवाल थे। हाँ, मुझे मैं भी आपको याद सवाल है। बता दूं? मैं अगर शेयर कर सवाल रही हूँ स्क्रीन। चलें, सवाल याद है तो ठीक है, और नहीं है तो मुझे प्लीज बता दीजिए तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं तब पहले तक था ना, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी? हाँ, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, व्हाट इज intrinsic and extrinsic compensation, मैं what is उसमें भेज direct रहा हूँ and जी ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस। सर ठीक है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा इसको गूगल कर लें और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो वो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। व्हाट डू यू गाइस से? यस, ठीक है। ये सब कुछ हो रही है। जी, इज नादिया इज देयर? मैं ये पूछने वाली थी, नादिया अनीता आप लोग साथ हैं? जी मैं इधर ही हूँ। आई एम सॉरी आई वोंट स्पीक मच, मेरा गला खराब हो रहा है। ओके। Has anyone started searching? जी, बताएं। कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी इज आई होप जैसे हम लोग जैसे उस पे लिखा हुआ होता है ना बेसिक सैलरी, और जो मैंने सर्च किया उसमें तो वो बहुत सारी चीजें आती हैं कि बेसिक सैलरी है, मेडिकल है, स्पेशल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, टेलीफोन अलाउंस है। जी, दीज हाउस आर द रेंट कंपोनेंट्स है, ऑफ सैलरी। हाउस रेंट हाउस ग्रेजुटी रेंट है, है इसमें। जी, प्रोविडेंट फंड है, मेरे ये तो सारे। हाँ, मेरे पास जो आ रहा है वो है बेसिक पे स्ट्रक्चर, वेरिएबल पे प्रोग्राम्स, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इंसेंटिव्स, टीम एग्जैक्टली स्पेंड। हमारे यहाँ पे हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसमें चार पांच कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इट्स बेसिक सैलरी एंड देन फ्यूल एंड देन टेलीफोन अलाउंस और हाउस रेंट, इस तरह की चीजें होती हैं। मगर इसको साथ निदा साथ ये लिख लेते हैं ताकि फिर बाद में डिबेट कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। आई होप निदा यू आर राइटिंग इट राइट? साथ साथ बताते जाएं, बिकॉज जो सर्च करना और साथ साथ लिखना थोड़ा नहीं सा। नहीं, आई एम डूइंग इट, आई होप व्हाट आई एम सेइंग यू आर राइटिंग इट। अनीता कहाँ है? अनीता की शी इज नॉट वेल, शी जस्ट सेड कि शी इज नॉट वेल, उसका गला खराब है तो शी वोंट बी एबल टू स्पीक मच। ओके। क्या लिखा आपने अनीता? बेसिक पे आपको स्क्रीन मेरी शो नहीं हो रही? ना, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। हाँ अब हो रही है। किसी नहीं अब अब हो रही है हो ना? रही है, सॉरी। हाँ, जी जी। अगर किसी को नहीं हो रही है तो मुझे बता दे। अच्छा, और बताइए मुझे। आपने ग्रॉस सैलरी लिखा ना, मैंने फिक्स सैलरी? हाँ बेसिक पे स्ट्रक्चर फिक्स सैलरी लिखा है, ठीक है।
जल्दी जल्दी बता हाँ दीजिए। दिया। हाँ एक सेकेंड ना। बेसिक नेट ये दिख लिया। अलाउंसेस हम उसको ना इस तरह लिखते हैं अलाउंसेस, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस हो जाएंगे, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अलाउंसेस लिखने वो एक जनरल वर्ड हो जाएगा, राइट। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, सोशल, और आपने जैसे फिक्स सैलरी जो लिखा है अच्छा बेसिक पे स्ट्रक्चर आपने लिख दिया, ठीक है। वो बेसिक पे स्ट्रक्चर के आगे आपने लिखना नेट और बेसिक दोनों स्मार्ट के, राइट। फिक्स सैलरी, इसके कंपोनेंट्स में टैक्सेस भी आते हैं ना, टैक्स कटते हैं। टैक्स आ जाएंगे, फ्यूल लॉस आ जाएगा, मोबाइल अलाउंस आ जाएगा। एक्चुअली हमने अलाउंसेस लिख दिया, दैट इज अ वेरी जेनरिक वर्ड, तो अलाउंसेस में सारे अलाउंसेस आ जाएंगे फिर। ओके, इसमें ऐड कर देते हैं ना फ्यूल, ठीक है। और कौन कह रहा था, और कौन सा कन्वेंस? टैक्सेस। अच्छा, और कौन से हैं? मोबाइल अलाउंस आएगा, टैक्स इसमें नहीं आएगा, टैक्स सेपरेट आएगा, टैक्स अलाउंस नहीं होता है, टैक्स डिडक्शन होती है। टैक्स अलग से लिख दूं? जी, टैक्स लेवल। अच्छा, और बताइए मुझे। फंड भी आएगा, कई जगह दो भी होता है, प्रोविडेंट फंड। हेलो, हाँ जी मैं सुन रही हूँ। मैंने बोला ही नहीं। और कह कौन रहा अभी, था और एक और कौन कह रहा था अभी मुझे? आसिफ साहब, आसिफ साहब। जी बताएं। प्रोविडेंट फंड मैंने लिख दिया। आई थिंक सो कि हमें स्लाइड बनाने का बोला है, दैट इज एक स्लाइड बन गई ना, तो वी विल गो फॉर अनदर वन। इतना डिटेल में नहीं जाते, व्हाट डू यू थिंक। हाँ एक मिनट ये आपके बोनसेस आ गए ना, एक सेकंड दे दें। बाकी सारी चीजें सर्च सब कर रहे हैं ना? मैंने कर लिया, इसलिए दैट इज आई एम सेइंग गो टू द अनदर स्लाइड, देन वी स्टार्ट ठीक डूइंग दैट। है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट था हमारा एक्सटेंसिव एंड इंस्टेंसिव। अच्छा, इससे पहले मैंने एक फाइन कर लिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैलरी, तो उसका आप लिखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सैलरी। लिख लिया आपने? जी बताएं, डायरेक्ट बताएं। डायरेक्ट में ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तो उसमें आइडिया हो जाएगा। डायरेक्ट सैलरी आर एक्चुअल कॉम्पेंसेशन फॉर सर्विस परफॉर्म्ड। आप मतलब मुझे हम जो जॉब लिखवाते करते जाएं, हैं, आप मुझे लिखवाते जाएं, फिर हम उसको जो है ना वो कर ठीक लेते है। हैं। डायरेक्ट सैलरी वो होती है, डायरेक्ट सैलरी वो होती है जो हमें जो हम जॉब कर रहे हैं ना, जो हमारी सर्विस हम जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर जो मिलती है। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम, जैसे सर्विस परफॉर्म करते हैं उस पर डायरेक्ट सैलरीज मिलती हैं, और इनडायरेक्ट सैलरीज आर बेनिफिट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड। मजर भाई बस पहले एक चीज ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। एक्चुअली मैं दोनों से बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद एग्जांपल्स बहुत सारे आना शुरू हो जाएंगे हमारे दिमाग में।
एक्चुअली एक डेफिनेशन एट अ टाइम लिखना चाह रही हूँ ताकि मैं ना लिखने में ना कंफ्यूज हूँ. ओके ओके, द अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सैलरी या मनी, सही है. देखते हैं. प्रोवाइड एम्प्लॉयर प्रोवाइड सर्विसेज परफॉर्म्ड. ठीक है, Indirect- इसमें डिटेल करते हैं, बट इनडायरेक्ट पहले लिख लें. ठीक है. अच्छा पहले इनडायरेक्ट लिखा रहे हैं मुझे. इसी के साथ अपने इनडायरेक्ट लिखवा रहा हूँ कि इनडायरेक्ट क्या होता है कि इनडायरेक्ट सैलरीज आर द बेनिफिट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड. They are the क्या कह रहे हैं. द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड. और जो डिफरेंस इसमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट जो होती है और वो मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसकी हैव मॉनेटरी वैल्यू, और इनडायरेक्ट की जो नॉन मॉनेटरी वैल्यू होती है. Honestly, मुझे समझ नहीं आया. डायरेक्ट की मॉनेटरी वैल्यू होती है, मतलब आपको जो कैश मिलता है दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, राइट. बट अगर आपको इंश्योरेंस मिलती है दैट इज इनडायरेक्ट सैलरी, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं, जिसको आप कैश नहीं करा सकते, जिसको आप कहीं खर्च नहीं कर सकते. आई होप इट मेक सेंस. आपको समझ आया? समझ आया मुझे. इसकी जो है ना वो कोई अच्छी सी डेफिनेशन चाह रही हूँ. वो हम करते हैं. हम अच्छी सी बेसिक पे आपकी मेन हेडिंग है. बेसिक पे आपकी मेन हेडिंग है. सब हेडिंग वेजेस है और सैलरी है. ठीक है. उसके बाद बेसिक हेडिंग है आपकी इंसेंटिव्स. ठीक है. उसके बाद आप लिख लोगे कमीशन, उसकी बोनसेस, प्रॉफिट शेयरिंग. ये सब हेडिंग होगी या मेन होगी? सब हेडिंग बोनसेस और बोनसेस, कमीशंस, प्रॉफिट शेयरिंग, पीस रेट. ये आपकी डायरेक्ट होगी. इनडायरेक्ट के अंदर आप लिखो जी पीस रेट. पीस, ये सही लिख रही हूँ? PIECE. पीस रेट एक्चुअली आप डेली वेजेस को देते हो, जहाँ पे वो फॉर एग्जांपल पैकिंग कर रहा होता है तो पर पैकिंग के हिसाब से आप एक रेट फिक्स करते हो, तो इसलिए उसको देते हो. अगर वो बॉटल को क्लीन कर रहा है तो पर यूनिट के हिसाब से पीस रेट आ जाता है. इनडायरेक्ट के अंदर आता है जो सब हेडिंग है पे फॉर द टाइम नॉट वर्क, वेकेशंस, ब्रेक. वेकेशंस हो गया, हॉलिडे हो गया, 6 डे लीव्स आपकी जो होती हैं, सिक लीव, कैजुअल लीव. ये बताएं जो मेडिकल फीस होती है हॉस्पिटलाइजेशन फॉर डिपेंडेंट्स, आपका इंश्योरेंस प्लान हो गया, मेडिकल एंड लाइफ. इसमें ही आएगा जी, इनडायरेक्ट में आएगा ये. इसके अंदर एम्प्लॉय सर्विसेज के अंदर फूड्स, जहाँ पे उन्होंने बात की थी कि हमें लंच के पैसे मिलते हैं, हमें लंच फ्री मिलता है जिस तरीके से, ये इसी में आएगा डायरेक्ट में. ये इनडायरेक्ट में आएगा. ठीक है. लंच, फूड सर्विसेज कर लें, एजुकेशनल असिस्टेंस कर लें, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन्स एंड डिसेबिलिटी अलाउंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये सारी इनडायरेक्ट में आती हैं. ठीक है. और उसके अलावा क्या था? डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के बाद आपने पेंशन लिख लिया, सोशल सिक्योरिटी लिख लिया. जी. पेंशन, रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स, जिस तरह अवे डे वगैरह होता है ना, वो
That's all from my सही है। side. अच्छा, उसके बाद था how salary is calculated. सवाल क्या है? How salary is calculated. यार आपकी जो सैलरी कैलकुलेटेड होती है, आपकी जो सैलरी ब्रेकअप की बात हो रही है, राइट? जी मेरे ख्याल से क्वेश्चन था how salary is calculated. नॉर्मली जो सैलरी कैलकुलेटेड होती है वो आपकी ग्रॉस सैलरी से आपकी बेसिक सैलरी बनती है। ठीक है, तो उसके बाद basic आपकी बेसिक सैलरी से आपकी हाउस रेंट और यूटिलिटी सैलरी कैलकुलेट होती है। तो ये कितना बस हम लिख दें कि परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सैलरी होती है। यार इसके अंदर जो है बिकॉज हर कंपनी की होता है ये फिक्स है। अच्छा ये हमारा तो तकरीबन 12,000 है, ठीक हो गया जी। अच्छा इसको करेंगे इज इक्वल टू दिस इनटू 55%, 55,000 हो गया। अच्छा इज इक्वल टू दिस इनटू 20%, 20,000 हो गया और ये 12,000 हो जाएगा। सॉरी, ठीक हो गया जी। अब इसका टोटल सैलरी आ गई, ग्रॉस सैलरी, सॉरी ग्रॉस आ गई ना, ग्रॉस आ गई, ग्रॉस सैलरी, ठीक हो गया जी। इसको अब हम जमा कर लेते हैं। ये हो गया जी, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा ग्रॉस सैलरी, अब आगे इधर लिखते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस आ गई। डिडक्शंस में आ जाएगा जी इनकम टैक्स सबसे पहले। इनकम टैक्स सबसे पहले, हाँ ये आता है जी हमारा तकरीबन 12% 15% कर लेते हैं रफली, ठीक है। अच्छा उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, ये 10% है। ये मिनिमम 7.5 कर लें, 10% करता है, ठीक है हमारा 10। अच्छा बेनेवोलेंट जो है बेनेवोलेंट फंड जो है ये फिक्स होता है, ये फिक्स है। अच्छा बस ये 3 चीजें डिडक्शन करते हैं। लोन्स वगैरह को छोड़ देते हैं हम। 15,000 से 15,000 ये हो जाएगा और 10,000 ये हो जाएगा 10,000 ये हो गया और एक फिक्स इसको 1200 कर लें, ठीक है जी। तो टोटल डिडक्शंस हो जाएंगे इधर। इसको हम कर लें जनाब, तो ये हो गया ये 26,200 हो गया। वो भी कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। नेट सैलरी आ जाएगी, नेट सैलरी आ जाएगी, ठीक हो गया जी। इज इक्वल टू लोन डिडक्शन वगैरह कोई अगर है नहीं जी तो नहीं, वो लोन नहीं शो करने हमने, बस इतना ही काफी है। 1,72,000 सैलरी पर मंथ हमने आपके निकाल लोन नहीं शो कर रहे सर। सही है, इसको कर लेते हैं जरा। क्यों जी बाकी पार्टिसिपेंट जो हैं साथी हमारे फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। अपनी जो लॉन्ड्री है ना वो पब्लिक में नहीं वॉश करनी, वो ज्यादा समझ आइए किसी को और को क्या हुआ। बाकी हमारे जो साथी हैं जी सर, मुस्तफा साहब कुछ कह रहे थे। मैंने कहा वो लोन वाली बात करें, मैंने कहा अपनी लॉन्ड्री जो है ना वो पब्लिक में नहीं, हमने जी डोंट वॉश योर लिनन इन पब्लिक सर। dirty linen in public। तो ये हमने सैलरी जनाब कैलकुलेट कर ली, अब ठीक हो गया जी। इसका ज़िया साहब आप नीचे ना एक फार्मूला बना लें सैलरी को कैलकुलेट करने का, जो फार्मूला है ना वो बताएं। बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, हाँ वो आगे ग्रॉस सैलरी। फार्मूला इधर लिख लेते हैं, FORMULA फार्मूला, ठीक है जी। बेसिक, हाँ इसी को लेके फार्मूला बना ले, प्लस अलाउंसेस बेसिक सैलरी माइनस डिडक्शंस, अलाउंसेस माइनस डिडक्शंस इज इक्वल टू नेट सैलरी। ये हमारी फीमेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आवाज नहीं आ रही किसी की जी।
जी सर समझ आ रहा है। समझ आ रही है? अच्छा, अगर कहीं समझ नहीं आ रही तो आप आइंदा से मैंने लैपटॉप नहीं लेके आना, आप मुझे लगा देते हैं इस काम पे और खुद खामोशी से आप सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इन लोगों को हमारी ना वैसे टीचर चाहिए था सब आप जैसा खींच के सर रख। देखें सर, रोजाना मुझे लैपटॉप पे ये लगा देते हैं और खुद खामोश मोबाइल पे लगी होती हैं जनाब अपने। रियाज साहब अब इसको ना इसको ये इसको कौन कॉपी कौन है करके आपके ना ग्रुप में, जरा इसको पहले वर्ड एक में मिनट ले लें। ठहरे, जरा अभी इधर फैसला करते हैं, एक मिनट ठहरे। सिद्रा, जी सर। नेक्स्ट टाइम यू विल बी ऑन लैपटॉप, ओके? अच्छा ठीक। फरा, ये जो लोग देखेंगे डायरेक्ट मेरे कंट्रोल में, उनको तो मैं जरा पकड़ू ना। सिद्रा एंड फरा, फरा आई एम आस्किंग यू। जी जी सर। आप नेक्स्ट टाइम, सिद्रा आपका लैपटॉप किधर है? सर वो अंदर पड़ा हुआ, अंदर कमरे में छोड़ता है, फिर मैं बाहर आ गई। आपने नेक्स्ट टाइम आपके लैपटॉप के ऊपर आपने होना है। ठीक है सर। सिद्रा एंड फरा। जी सर मारिया, सही आपका है। लैपटॉप ठीक हो गया? आप कहनी थी वो खराब है, मैं ठीक करा रही हूँ। जी जी बिल्कुल हो गया है। मैंने लास्ट लास्ट वीक जो है अपने लैपटॉप से ही ली थी। जी, नेक्स्ट जो टाइम से कॉल जो भी थी। आप लोगों की हो तो ये काम आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि देखें ना ये लोग बैंकर्स हैं, इनका जो एक्सेल है या जो मैथमेटिक्स है ना इनका, ये ज़रा बेहतर है। तो एचआर में मैथमेटिक्स और नंबर्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए। हाँ जी सर, हमारी वैसे कोशिश ये होती है कि ये न्यू कमर्स हैं या जिनको नहीं आता वो करे, हो हम तो ये कर ही लेंगे। वाह वाह चीजें वाह, आपका ये जो है ना ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी था साहब। अच्छा जी, चलें जी आगे, और कुछ है? सैलरी इसको स्लिप भी जैसा हमने कर, हाँ जी, हाँ जी, ये जैसा कॉपी हो जाएगी उधर वर्ड में, इसको कॉपी कर लें टोटल नहीं को, कॉपी वर्ड कर। में कर लो उधर, हाँ उसी पे हाँ ले जाता हूँ, ठीक है। इसको ले जाएं कॉपी हाँ करके, सही है, सही है, सही है। ताकि एक ही बन जाए। हाँ सही है, ये उड़ ना जाए कहीं। मैं देखता नहीं हूँ उड़ती नहीं। स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना मेरी? जी जी आ रही है। हाँ इसको नीचे ले जाएं, इसको नीचे पेज पे ले जाते हैं ना। नेक्स्ट पेज पे ले जाएं बस। हाँ हाँ, तो इधर इसको पेस्ट कर लेते हैं। कर दिया। लो जी, ये हो गई, ठीक हो गया ना? आ गई जी, ठीक हो गया, सेट हो गया। अब ये आपने एक्सप्लेन करना है नसीम। ये सिद्रा को देते फरा हैं। को लगा, सिद्रा सिद्रा एक्सप्लेन सिद्रा करेगी। सिद्रा यस सिद्रा। बेहतर ये है कि वो एक्सप्लेन करे। हाँ जी, सिद्रा करेंगी इसको। ठीक है जी सिद्रा, एग्रीड? अच्छा सर, मैंने एक चीज पूछनी थी, जब हम अटेंडेंस की डिडक्शन करते हैं वो बेसिक पे में से करते हैं या ग्रॉस में से करेंगे? बेसिक में से होती है सॉरी, अटेंडेंस। एब्सेंट अगर में से। आपने अगर किया कि जी 2 दिन आप एब्सेंट रहे हैं, या फर्ज किया बात का, तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं जी, सैलाब आ गया जी, उसके लिए हम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज ने देना, ये ज़लज़ला आ गया, तो वो बेसिक पे से होता है। और नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, से 31 का महीना है तो 31 पे डिवाइड होगा बेसिक पे, 30 का महीना है तो 30 पे डिवाइड होगा अच्छा बेसिक सिद्रा, पे से। आपने ना इसको नोट करें कि जिया साहब के भी जो ज्ञान है वो ले लें आप। इसको हम लोग ना एज पर लॉ डिस्कस करेंगे जब आप वापस आती है ना, कि इसके बारे में लॉ क्या कहते हैं, ठीक है? सिद्रा, आपने इस ठीक क्वेश्चन को नोट करके रख लेंगे। आपने अभी जब सारे आते हैं ना फिर आपने पूछना है। बड़ा अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। सर एक और चीज मैंने पूछनी थी, ये जो हमारे कोर्स में ये जो हमारी डिजाइन होती है सैलरी, यानी हाउस रेंट अलाउंस की सूरत में देना है, कैसे देना है, ये सब आप हमें बताएंगे? जी ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ये भी आपने ना अभी क्लास खत्म होती है आपने ये सवाल पूछना है। अच्छा ठीक है।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई अब। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कि कैसी रही आप लोगों की एक्सरसाइज, कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? बिल्कुल पढ़ा है सर। काफी चीजें पढ़ा, समझ आई। ठीक है, तो कौन एक्सप्लेन करेगा पहले? हम लोग कर लेते हैं। जी करें जी। स्लाइड्स ऑन कर दोगे प्लीज? जी मैं शेयर कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन जो था, व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। तो बेसिक सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, कन्वेंस होता है, मेडिकल होता है, यूटिलिटी होती है, एजुकेशन होता है, हाउस रेंट, मील, लीव, ट्रैवल एंड ईओबीआई। दे आर दे लाइक। अब इसके अंदर जो चीजें आती हैं, इट वेरी टू कंपनी टू कंपनी एज वेल, बट अगर हम इसको देखा जाए तो जो आपकी बेसिक सैलरी, आपका हाउस रेंट, यूटिलिटीज एंड ईओबीआई जो होते हैं, ये मस्ट होते हैं कंपोनेंट्स। एंड अदर जो है, फॉर एग्जांपल लीव, ट्रैवल, मील एंड एजुकेशनल, ये आपका एंड मेडिकल, ये आपका वेरी करता है। कुछ कंपनीज में अगर मेडिकल पॉलिसीज नहीं होती तो फिर वो आपकी सैलरी का, आई गेस मुझे शायद 10% या 20% होता है, आपका फुल सैलरी का कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा होता है। ओके नेक्स्ट स्लाइड जी। Okay, actually, this is the understanding of my team and myself, like motivational rewards जो होते हैं, for example, where you are not giving them any monetary benefit, you are just giving them the rewards, recognition, जहाँ पे आप सिर्फ उसको पैच करके उसकी मोटिवेशनल इंक्रीज कर लो, उसको फील करवाओ कि how important he is, feeling for self-worth, career growth of employees, enhancing the employee ability, providing him the work-life balance, work from home. Fine. I will just take example. Recently, अभी एक केस बहुत ज़्यादा LinkedIn के अंदर भी highlight हुआ था, Angro Foods का, कि जी उनकी जो एक employee थी, उनको work from home because she was pregnant, तो उनको work from home दिया गया, and they also provided her after to come on a flexible hours, ताकि वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को नॉर्मलाइज कर सके। Intrinsic compensation जो है, that is actually the tangible rewards given to the employee from the manager, consisting of basic pay, wages, salary, pension, services, benefit, medical, insurance, gazetted holidays, like incentive, everything it's included in it. ठीक है। ठीक है। What is डायरेक्ट कॉम्पनसेशन एंड इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन। डायरेक्ट कॉम्पनसेशन के अंदर आपकी बेसिक पे आती है एंड इसकी definition क्या वेजेस होगी? आती। सॉरी, How would you define it? how will I define it? Which is directly आपको impact effect पड़ रही होती है आपकी सैलरी के ऊपर। ओके नेक्स्ट। तो इसके अंदर जो है, इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन के अंदर आपकी वेकेशंस होती हैं, सिक लीव होती है, जिसके अंदर एक्चुअली कंपनी आपको बेनिफिट्स दे रही होती है, पर्क्स दे रही होती है, बट यू आर नॉट कमिंग टू ऑफिस, बट स्टिल दे आर पेइंग फॉर योर सैलरी। एंड ऑन द अदर साइड आपका मेडिकल प्लान होता है, इंश्योरेंस होता है, एजुकेशनल असिस्टेंस पे कर रही होती है, सोशल सिक्योरिटी दे रही होती है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कर रही होती है, पेंशन कर रही होती है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन। ठीक है। So if I say that कि direct compensation जो है वो affect करता है directly employee को salary के अंदर, and indirect जो compensation होता है वो actually benefits के लिहाज से आपको मिल रहा होता है।
आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, हाउ वी कैलकुलेट सैलरी, एक्चुअली यू नो इसके अंदर मेरा थोड़ा सा कंसर्न था कि मुझे क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं समझ आ रहा था, बट वी हैव डन दी, आपकी जो ग्रॉस सैलरी जो है उससे हम बेसिक सैलरी निकालते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर इसका हाउस रेंट, यूटिलिटीज, EOBI डाल के टोटल आपकी सैलरी बन जाती है, उसमें से हम डिडक्शन करते हैं आपका इनकम टैक्स, आपके कोई लोन्स या आपका PF, उसके बाद आपकी नेट सैलरी जो है बनती है। ठीक है, क्या जबरदस्ती, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, और थैंक यू निम्रा एंड योर टीम, एक्सीलेंट जॉब। बाकी सब भी क्लैपिंग कर सकते हैं अगर हाथों पे मेहंदी नहीं लगी हुई तो। शाइस्ता ने तो ऑनलाइन ही कर दी। ठीक है जी, नेक्स्ट ग्रुप कौन है जी? कौन परफॉर्म करना चाह रहा है स्टेज पे आके? खामोशियां। ज़िया साहब शेयर करें, सिद्रा करेगी एक्सप्लेन। अच्छा मैं करता हूँ जी, मैं करता हूँ, अभी शेयर करता हूँ जी, मैं कर रहा हूँ जी, ये लें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। तो ये टोटल कंपनसेशन या टोटल सैलरी है जिसमें हमारी बेसिक सैलरी और अलाउंसेस होते हैं। इसके अलावा बेसिक सैलरी अलाउंसेस में डिफरेंट अलाउंसेस हैं। हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, मील अलाउंस है, मोबाइल अलाउंस, की अलाउंस, मैनेजमेंट अलाउंस जो इनकी ज़िया भाई की कंपनी में मिलता है। इसके अलावा उन्होंने विंटर अलाउंस और हार्ड अलाउंस ऐड किया है। हार्ड एरिया, हार्ड अलाउंस क्या एरिया, हार्ड एरिया, विंटर अलाउंस और हार्ड एरिया की जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा बता सकते हैं। नॉर्दर्न एरियाज में मिलते हैं। ये इसके अलावा जो सरकारी बैंक है ना जी, तो इसमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कोई सहूलतें नहीं होती, चाहे आप जी हार्ड जी एरिया में काम करें, विंटर में करें, समर में करें, तनख्वाह इस जी तनख्वाह, दैट्स इट। जी। इसके अलावा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो ग्रॉस सैलरी है जिसमें हमारी डिडक्शंस होती हैं। ये इसमें ग्रॉस सैलरी इनकम ये बन टैक्स, गई ना? नहीं, बेसिक प्लस अलाउंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। ये सारी ग्रॉस सैलरी बन गई, उसके बाद डिडक्शंस आ जाती हैं ग्रॉस में से। ठीक हाँ है, जी, अच्छा हाँ हाँ ग्रॉस में से। तो फिर इनकम डिडक्शन सैलरी में आ टैक्स, कंपोनेंट बना बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस, जी जी यानी कि अगर मैं ग्रॉस सैलरी का फार्मूला आपसे पूछूं तो दैट इज बेसिक प्लस अलाउंसेस इज जी, इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस, जी अब उसके बाद जो नेट सैलरी होगी वो होगी ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस जी जी। इज इक्वल टू नेट सैलरी या टेक होम सैलरी। नेट टेक होम से। हाँ, जी, तो जो निम्रा डिडक्शंस में का आ जाएंगे, क्वेश्चन हमारा था, इनकम टैक्स आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, चलें सिद्रा बताएं प्लीज। जी डिडक्शंस में इनकम टैक्स है, प्रोविडेंट फंड है, बेनेवोलेंट फंड है, लोन डिडक्शंस हैं और ग्रुप इंश्योरेंस। इसके अलावा भी ये डिडक्शन नहीं, ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो डिडक्शन में नहीं आती। डिडक्शन में आप EOBI रख सकते हैं, ठीक है। बट सर इन अब द बैंक इट्स बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम आवर सैलरीज। वो ये होता होगा ना कि वो कुछ जो है वो आप लोगों से पोर्शन लेते होंगे, जी ठीक जी, है। कुछ पोर्शन लेते हैं लेकिन जो इंटरेस्ट के लिए। जनरली जो जनरली जो हाँ, होता है वो जो होता है वो EOBI माइनस होता है। तो ग्रुप इंश्योरेंस हो सकता है कि आपके केस में हो, लेकिन जो हाँ, हम जरा जनरल प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ग्रुप इंश्योरेंस हटा दें। मैं अभी ठीक हो, हम जो जनरल है ना वो भी हम कर लेंगे अभी, ठीक है। अभी रहने दें, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन रहने दें। इसमें ओके ठीक, EOBI ऐड कर लें आप। EOBI ये डिडक्शन में होती है EOBI, ये जो पाकिस्तान की प्रैक्टिस है। जी ठीक। ज़िया साहब, आप तो EOBI के लिए एलिजिबल भी हो चुके हैं, उसके बेनिफिट्स और ये सारी चीजें। नहीं, लेकिन हमारा बैंक नहीं आता इसमें, ईओबी नहीं है हमारे, चूंकि ऑटोनमस बॉडी है, हम इसमें नहीं आते। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी। नेक्स्ट। सर उसके बाद इंट्रिंसिक कंपनसेशन जिसमें कुछ ऐसे मोटिव्स हैं जो एम्प्लॉय को बेहतर परफॉर्म करने के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सर इसमें एम्प्लॉय ब्रांडिंग भी आ सकता है? इसकी ब्रांडिंग एम्प्लॉय ब्रांडिंग या एम्प्लॉयर ब्रांडिंग? जी
एम्प्लॉय ब्रांडिंग होती है। देखिए एक एम्प्लॉय खुद अपनी ब्रांडिंग करता है, वो नहीं होता। वो ये होता है कि जो एम्प्लॉयर जो है ना उसकी ब्रांडिंग करे, उसको आप इसमें ला सकती हैं। आजकल तो देखें इंट्रिंसिक कॉम्पोजिशन बड़ी आसान हो गई है। लोगों ने किसी एम्प्लॉय की बर्थडे मनाई या उसको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया, उसको लिंक्डइन पे लगा दिया, 10 लोगों ने उसको क्लैपिंग कर दी, लाइक कर दिया, अब ब्रांडिंग होगी, बंदा खुश हो जाता है, यार मेरी कंपनी ने अपने पेज पर मेरी तस्वीर लगाई। ठीक है, अब पता चले जी उस कंपनी के अंदर है ही टोटल 3 लोग। लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको ये चीज नजर आ रही होती है कि जी ये क्या नाम है, द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेरी गुड। अब यही काम अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करे जिसको कि 20-25 हज़ार एम्प्लॉइज हैं, लेट्स से पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एंग्रो है, डेस्कन इंजीनियरिंग है, नेस्ले है, यूनिलीवर है, लेट्स से बैंकिंग सेक्टर में जैसे नेशनल बैंक का मेरे से सबसे बड़ा पेरोल होगा बाकी बैंकों की निस्बत, क्योंकि नेशनल बैंक है। तो जहाँ कोई बैंक नहीं होगा वहाँ नेशनल बैंक ने तो होना ही होना है, मस्ट है। ठीक है, उसकी ब्रांच होगी। एक जमाने में मुझे याद है हम जब बचपन में मरी जाया करते थे तो वहां पर सिर्फ नेशनल बैंक की एक ब्रांच होती थी और किसी की ब्रांच नहीं थी। अब जो है माल रोड पे एग्जैक्टली वो जीपीओ के साथ, अब जो है अब सबकी सारे बैंकों की ब्रांचेस वहां पर आ गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये यानी कि तो उसमें ऐसे जो है वो अगर किसी के लगाते हैं किसी एम्प्लॉय की पोस्ट, तो बहुत बड़ी मोटिवेशन है ना। नॉर्मली जो पोस्ट हैं वो ऐसी वो उनकी हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना, वो स्टार्टअप्स हैं, वो बहुत ज्यादा अपनी ब्रांडिंग करते हैं सोशल मीडिया पे। वेराज ये जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है इनको पता ही नहीं है, इनके जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं या एचआर के डिपार्टमेंट के अंदर वो पुरानी सोचों के मालिक लोग हैं। ठीक है, उनको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि कितना वो लॉस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का। इन टूल्स को यूज ही नहीं कर रहे। सर ये जो हम जो ट्रेनिंग नॉमिनेशंस देते हैं, कोई कंपनी अगर ट्रेनिंग नॉमिनेशन दे रही है तो ये भी इंटेंसिव कंपनसेशन हो सकती है। एग्जैक्टली, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं, लेकिन वो तो उसकी कॉस्ट आप कह सकती हैं, ये दोनों चीजों में आ जाएगा। तो सर उसकी कॉस्ट तो कंपनी बेयर करेगी। अच्छा, इसके बाद है इंटेंसिव कंपनसेशन जो हम कैश की फॉर्म में देते हैं, जिसमें रिवार्ड्स हैं, सॉरी इसमें प्रमोशंस भी हैं, इंसेंटिव्स हैं और बोनसेस हैं, कमीशंस हैं। फिर है डायरेक्ट कंपनसेशन, इसमें हमारे पास वेजेस हैं, सैलरीज हैं, कमीशन है, बोनसेस हैं। इनडायरेक्ट में हमारे पास है जो प्लान्स होते हैं जैसे कि पेंशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, कंपनी कार, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोबाइल फोन सिम, ओवर टाइम पे, एनुअल लीव्स, पेड लीव्स। अच्छा, आप लोगों ने ना पता क्या किया है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के नाम लिख दिए, इनकी डेफिनेशन नहीं की। सिमिलरली आप लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भी डिफाइन नहीं किया। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ग्रुप जो है ना उसने डेफिनेशन तैयार की होगी, क्या डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक हो गया, अब सैलरी कैलकुलेट कर दी हमने। जबरदस्त, क्या पूरी सैलरी स्लिप बना दिया आप लोगों ने? पूरी सैलरी स्लिप बना दी, कैलकुलेट कर ऊपर नाम भी लिख देना था, एम्प्लॉय कोड। अच्छा जी, कौन आ गया जी? बेसिक सैलरी है, फिर आप लोग उसमें से अलाउंसेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। और ग्रॉस सैलरी निकाली, फिर डिडक्शन माइनस कर दी आप लोगों ने, इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड, बेनेवोलेंट फंड और टोटल नेट सैलरी निकाल दिया। फॉर्मूला दे दिया, बेसिक प्लस अलाउंसेस माइनस डिडक्शंस। नहीं, ये आएगा बेसिक प्लस अलाउंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी। ठीक हो गया। और ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस इज इक्वल टू नेट सैलरी। ठीक हो गया, मैंने जरा शॉर्टकट कर दिया था, इसको कर लेते हैं। नहीं सर, शॉर्टकट में ना हमेशा काटे लगते हैं, शॉर्ट कुछ भी नहीं होता। जबरदस्त जी, बड़ी अच्छी डिटेल्ड वर्किंग की आप लोगों ने। खास तौर पे जो आपने अलाउंसेस की आप लोगों ने पूरी फहरिस्त तैयार कर दी, एक डिक्शनरी तैयार होगी। ये मुझे लग रहा है कि जो हमारे नोट्स बनेंगे ना इस दफा बड़े जबरदस्त बनेंगे। वो जो एचआर के नोट्स आप लोग जो कमेटी उसमें जिया साहब आप हैं, सिद्रा भी है जी, इंशाल्लाह उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको इंशाल्लाह पूरा एक सिलेबस बुक फॉर्म में मैं इंशाल्लाह आपको बना। ये देखिए जी, आने वाले जो लोग हैं ना उनकी खिदमत होगी वो बेसिकली।
जी 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 जरूर जो लोग जरूर। देखें हमारे अंदर ऐसे लोग आते हैं जो ना जिनको ये तारीफों की ये पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ों की जरूरत है, वो डायरेक्ट वो फोकस कर रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकली पता चल जाए और वो कॉन्सेप्ट को लेते हैं और अपने जहन में पक्का कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं हमने पढ़ना भी है घर जाके ना, तो उनकी जो नीड है ना वो फिर इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और अगर देखें वो बहुत अच्छी चीज़ होगी ना, मैं उस किताब के अंदर और चीज़ें ऐड करके उसको मैं प्रिंट करा लूंगा और फिर जो जी कमेटी मेरी उसमें हेल्प कर रही है उनका नाम उसके अंदर इंशाल्लाह जरूर आएगा। ये सर एक्नॉलेजमेंट। इस तरह का होगा, ये एक जिस तरह एक स्टडी गाइड होती है यस उस तरह का यस एक सिलेबस मैं बना के आपको दूंगा। वो स्टडी गाइड टाइप होगा कि उसमें आपके तमाम जो मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स में आपने क्या क्या कंटेंट्स रखे और किस तरीके से उनको आगे लेके चले, वो हम इंशाल्लाह उसको सीरियल के साथ और इन सीरियटम में आपको सारा करके दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा मुझे आप टाइम देंगे उसमें। टाइम मिल जाएगा। ये मैंने ये कहा ना, ये जो कमेटी है रिसर्च कमेटी हमने इसकी बनाई है उसके आप लीड कर रहे हैं, तो जो कमेटी के मेंबरान है ना उनकी उनको जो इंट्रिंसिक कॉम्पनसेशन मिलेगी वो ये होगी कि उनका नाम हाईलाइट होगा और इंशाल्लाह अगर हमने उसकी बुक की किसी जगह की लॉन्चिंग सेरेमनी रखी तो उसमें फिर उन लोगों को स्पेशल रिवार्ड नहीं अवार्ड पेश किया जाए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो किताब मेरा चूंकि प्लान है काफ़ी अर्से से, मैंने अपनी एचआर की किताब प्रिंट करानी है, तो यही फिर मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके फर्दर इसको हम बुकिश फॉर्म में इंशाल्लाह प्रिंट भी करवा देंगे इंशाल्लाह और आप लोगों का नाम एज ए उसमें रिसर्च बॉडी में स्पेशली मेंशन किया जाएगा। जो भी किताब के अंदर अच्छे हरूफ बन सके, सुनहरे हरूफ कह लें। नहीं सर हमारा इंशाल्लाह लॉन्ग लाइफ लॉन्ग इंशाल्लाह रिलेशन रहेगा आपके साथ। आमीन जी आमीन इंशाल्लाह। आप लोगों की मोहब्बत है वरना ना चीज़ इस काबिल नहीं है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, एक्सीलेंट जी, क्लैपिंग। नेक्स्ट कौन है जी? सर हमारा ग्रुप है, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। जी करें जी। वाह वाह, ये होती है प्रेजेंटेशन लालो लाल। The first thing is that I'm starting from here, compensation and benefits. And the slide is what are the components of salary. So here are some of the components I've mentioned. That is, salary is divided into different components which are as follows. Basic pay structure, that is fixed salary, allowances. Allowances include many types of allowances like fuel allowance, conveyance allowance, house rent allowance, and many other allowances which I haven't mentioned here. And awards and recognition, gratuity, provident fund, UBI, taxes, bonuses, incentives, and others, but I haven't mentioned all of them. Second one is what is direct and indirect compensation. Direct compensation, it is basically the amount of money provided by the employer against the services performed in any company is direct compensation. It involves monetary payments to employees for the time worked or for the results obtained, such as wages and salaries, holidays, leaves, bonuses and other allowances. जबरदस्त, ये निदा ने सही डेफिनेशन की, ये मैं चाह रहा था कि इसकी डेफिनेशन भी आ जाए। थैंक यू निदा, एक्सीलेंट। Direct, indirect compensation. Indirect compensation is basically refers to the various forms of non-monetary pays which are offered to employees that can include everything from common contractual features to useful or attractive benefits such as medical, life and health insurances, retirement packages, etc. ठीक है, now we come to the वापस जाइएगा। part. Okay. इसमें आपने लिखा कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉन मॉनेटरी पे ऑफर टू एम्प्लॉइज। इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन में इट कैन बी इट इज मॉनेटरी एज वेल। जैसे अब आप देखें ना, ये आप मेडिकल है, मेडिकल एक मॉनेटरी बेनिफिट है, आप मेडिकल अलाउ करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ना रीवर्ड करना पड़ेगा आपको, इसको ज़रा देख लीजिएगा प्लीज़। अच्छा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था बिकॉज व्हेन आई वाज सर्चिंग इट इन गूगल तो वो डायरेक्ट को मॉनेटरी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन ये है कि which is guaranteed that you are gonna receive it at the end of the month. Indirect compensation is linked with some other things. For example, medical. So medical you can only get when you get a medical treatment. If you don't fall sick and you don't get any medical treatment and you don't spend on it, you are not gonna receive it. Similarly, health insurance है, so if you get admitted into hospital only then you are gonna avail it. और रिटायरमेंट पैकेज आपने मेंशन किया, तो आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट एज तक आते ही नहीं, आप पहले रिजाइन कर देते हैं,
so you are not gonna get it. So indirect compensation is indirect ऐसी चीज को कहते हैं जो किसी which is stipulated यानी कि which is linked with some condition. So वो कंडीशन अगर होगी तो फिर आपको वो मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी. कहते हैं ना बिला वास्ता और बिल वास्ता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट तो फिर सही लिखा हुआ ना. नहीं नॉन मॉनिटरी पे ऑफर टू एम्प्लॉय, उसमें मॉनिटरी भी होती है और नॉन मॉनिटरी भी होती है. जैसे आप जो मोटिवेशन है उसको भी इनडायरेक्ट कॉम्पोजिशन में ट्रीट कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज को बुलाकर उनको, जैसे मैं आपके एंड पे मोटिवेशन करता हूँ कि शाबाशी, क्लैपिंग, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. अब अगर मैं ये नहीं भी करूँगा गुजारा हो जाएगा उससे, लेकिन अगर मैं करूँगा तो बेहतर होगा. ठीक है ना. आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता होगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगता ना तो बुरा भी नहीं लगता होगा. ऐसे ही है ना. अगर मैं कोई शाबाश निदा आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, कलर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो जब मैंने ये कहा आपको कोई मोटिवेशन फील हुई? बताएं यस और नो. यस यस. अगर मैं ना कहता तो आपको बुरा नहीं लगना था, लेकिन आपको मोटिवेशन फील नहीं होनी थी. तो अब ये मोटिवेशन आपको उसी वक्त दी गई है व्हेन यू डिड समथिंग गुड. सो इनडायरेक्टली इट इज लिंक्ड विद योर परफॉर्मेंस. ओके. So you can say indirect compensation is something which is linked with some kind of performance, some kind of action, incident, situation, and that compensation which is given to an employee is called indirect compensation. The normal situation with which this compensation linked is like health, is like your year of employment with the organization, is your long-term performance, criticality of the position, things like this. Okay. So then we come to the next slide, which is extrinsic and intrinsic compensation. Extrinsic compensation, it is an kind of award that is tangible or physically given to you for accomplishing something or some goal or some objective. It is tangible recognition of one's endeavor. It can be financial, for example, a bonus, an incentive or commission, etc., or can be non-financial, that is praise or a training badge during a training or after a training or a development opportunity for the employee. Okay. And intrinsic compensation is kind of an intangible award of recognition, and it can be a sense of achievement or a conscious satisfaction for the employee. It includes all those activities that have an impact on the intellectual, emotional, and physical well-being of an employee to motivate more or to focus more towards their work. Okay, then we come to the last one, how to calculate salary. Time कम था तो बस मैंने basic सा लिखा है, like gross salary is equals to the basic salary and plus all the allowances, ठीक है, and all the bonuses if he or she is getting at the end of the month. And after the gross salary is calculated, it comes the net salary, which is gross Let salary me mention minus. you here, bonuses are not part of gross salary. ठीक है. Bonuses are part. जी gross salary is just basic plus allowances. ये इसका रूल आप लोग नोट कर लें. Bonuses gross salary में नहीं आते. ठीक है. Bonuses is part of total salary. अच्छा, net salary is equals to gross salary which we calculated before minus provident fund, ठीक है, and plus taxes, whether it is income tax or it is withholding tax or whatever. And आसान फॉर्मूला. आपने gross salary salary plus bonuses, sorry allowances, bonuses अगर कोई बोनस है, अलाउंसेस ग्रॉस सैलरी कैसा बनेंगे? ग्रॉस सैलरी के बाद नेट सैलरी कैलकुलेट होती है. तो मुझे बोनस का नहीं समझ आया, आपने क्या कहा बोनस का? आप चले अपनी प्रेजेंटेशन दें, मैं अभी क्लास में ओवरऑल सबको इकट्ठा समझाता हूँ. मैं ये बंद कर रही हूँ. That's it. जी जबरदस्त, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन मदीहा, निदा एंड योर टीम. सर जब पे स्लिप बनाएंगे तो उसमें एक अलग से अगर कोई कंपनी किसी को बोनस भी दे रही है प्लस कमीशन वो पे स्लिप में आता है और इंसेंटिव्स, तो अलग पोर्शन बना के फिर उसको नेट इनकम में प्लस करेंगे जो उसका फॉर्मूला. जी वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है. दैट इज अप टू ऑर्गेनाइजेशन के उनकी वो फॉर्मेट क्या बनाते हैं, लेकिन इट इज मेंशन्ड इन पे स्लिप कि ये चीज़ें एम्प्लॉय को मिल रही हैं. और सर जो मैंने आपसे पूछा था एब्सेंटीज और उसका फाइन, अब हम लोग ना लॉ को फॉलो करेंगे कि लॉ क्या कहता है इसके बारे में कि अकॉर्डिंग टू लॉ
वेज की कैलकुलेशन कैसे होगी और अकॉर्डिंग टू लॉ उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल आई होप कि इस एक्सरसाइज के बाद आप लोगों के जो कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। शाइस्ता आज बड़ी खामोश है। शाइस्ता, बर्फी की वजह से तो नहीं कोई टेंशन चल रही? नहीं नहीं सर, मैं फुली फोकस्ड हूँ, मैं लर्निंग कर रही हूँ, तो तवज्जो आप से सुन रही हूँ। तो आपका क्या रहा है इसके ऊपर? जी सर, मैंने ये काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने जो फर्स्ट हमारी प्रेजेंटेशन थी उसमें जैसे हमने इसकी डेफिनेशंस नहीं लिखी थी, लेकिन माशाल्लाह निदा ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, डेफिनेशंस की भी ज़्यादा डिस्क्राइब किया और समझ आई है। तो क्लियर हो गया आपको ये सारे सैलरी के जी कंपोनेंट्स? सर, यस सर, यस सर, यस सर। आमतौर पर देखा गया है कि जो ये कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स में फीमेल हमेशा पीछे रहती हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप में फीमेल लीड करें इसको, ठीक है? क्योंकि पेरोल में, कॉम्पोजिशन बेनिफिट्स में ज़्यादातर मेल हजरात जो है ना वो ज़्यादा होते हैं इसमें, लेकिन ये कोई मुश्किल एरिया नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ इसको फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ईजी एरिया है। रिक्रूटमेंट में हमेशा फीमेल ज़्यादा होती हैं, ट्रेनिंग में फीमेल ज़्यादा होती हैं, और एचआर के ओडी में बहुत होती हैं, लेकिन इस एरिया में बहुत कम होती हैं, पेरोल में, कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स में। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अदरवाइज निमरा, आपको याद है उमर रमज़ान जैसे लोग मिल जाएं बड़ा तंग करते हैं। जी सही कह रहे हैं। वो हमें ही ना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग मज़ीद आगे चलते हैं। लेट मी शेयर माई प्रेजेंटेशन स्लाइड विद यू। नज़र आ रहा है आप लोगों को? मेरी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर, नजर आ कॉम्पोजिशन रही। एंड बेनिफिट्स। अच्छा, इसकी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई? पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था एक। उसमें क्या होता था, लोग सर्विसेज या गुड्स के अगेंस्ट गुड्स एक्सचेंज करते थे। अगर किसी के पास गुड्स नहीं होती थी तो लोग उसके बदले में एक्सचेंज करते थे सर्विसेज। मिसाल के तौर पर एक बंदा कोबलर है, तो उसको तो काम आता है, तो वो कहता था कि जी आप मुझे गंदम दे दें, उसके अगेंस्ट मैं आपको सर्विस दे दूंगा। अब अगर किसी के पास गंदम होती थी, उसको चावलों की जरूरत होती थी, वो चावलों वाले को गंदम देता था, उससे चावल ले लेता था, वो उससे गंदम ले लेता था। सो दे यूज्ड टू डू बार्टर इन बाय एक्सचेंजिंग गुड्स और बाय एक्सचेंजिंग you can say service. This is the start of the compensation. That is, I am giving you this service or I am giving you this good, so against of this you have to compensate me one way or the other. So compensation का जो लफ्ज है ये जो है ये इस्तेमाल होता है कि by any mean you have to compensate me. When we say salary, तो that means money. You have to give money. Compensation doesn't mean only money. It may include service as well. क्या आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं। डॉक्टर साहब कहते तुम क्या काम करते हो? वो कहते मैं तुझे इलेक्ट्रिशियन हूँ। डॉक्टर कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मेडिकल चेकअप करूंगा, तुम मेरा ये इलेक्ट्रिशियन का काम कर दो। दैट इज कॉम्पनसेशन। के डॉक्टर ने उसको कॉम्पनसेट कर दिया और जो पेशेंट है उसने डॉक्टर को कॉम्पनसेट कर दिया। सो दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग। अब इसका उसके बाद फिर हुआ ये कि इसमें इवेल्युएट करना मुश्किल हो गया कि भाई मैंने जो किसी को कॉम्पनसेट किया है वो फेयर किया या नहीं किया, या उसको डिटरमिन करना मुश्किल होता था कि मेरी को जो कॉम्पनसेशन है उसकी वैल्यू क्या है। तो उससे फिर जो द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी केम इन द मार्केट एंड बाय इन्वेंशन ऑफ मनी और यू कैन से करेंसी, तो उससे चीज़ें बहुत आसान हो गई। उससे चीज़ों को उसकी प्राइसिंग करने में, उसको करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, और एफर्ट्स की भी जो है प्राइसिंग करने में आसानी हो गई। और उसके बाद फिर लोगों को सैलरी के अगेंस्ट उसकी मिलना शुरू हो गई। अब इसमें 3 टर्म्स आई। पहली वेज जो हमने डिस्कस कर ली कि पेमेंट ऑफ लेबर और सर्विसेज टू वर्कर, आप लोग उसको आवरली, वीकली, डेली बेसिस के ऊपर आप उसको, और बाय पीस रेट भी आप करते हैं कि जी आप उसको कहते हैं कि आज तुम 10 यूनिट बनाओगे,
10 पीसेस बनाओगे, 10 यूनिट्स की मैं तुम्हें 1 यूनिट की लेट से 2 रुपये, या 10 यूनिट्स बनाओगे, आई एम गोना पे यू फॉर 10 यूनिट्स और 10 पीसेस विच यू मेक। और अगर वो महीने में 100 यूनिट्स बनाता है तो उसकी 100 यूनिट्स की पेमेंट हो जाएगी। तो उसको कंफर्ट होता है लेबरर को कि यार मैंने जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसके हिसाब से मुआवजा मिल जाएगा। सैलरी रेगुलर इनकम है। कॉम्पोजिशन जो है इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट इंक्लूड्स पे, इंसेंटिव एंड एनी बेनिफिट्स विच वी गिव टू एम्प्लॉय, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, monetary, non-monetary reward, anything which is given to employee to compensate his services or efforts for the organization, that is called compensation. अब इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, हम क्यों कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं? एक तो सैलरी है ना, वो आपके एफर्ट्स को। अब इसके जो अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि कॉम्पोजिशन के लोगों को, उसका एक पहला मकसद ये होता है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको रिम्यूनरेट किया जाए, उसको रिवॉर्ड किया जाए। व्हेन वी से रिम्यूनरेट, रिवॉर्ड, दैट मीन्स के उसको लिंक कर दिया जाए पैसों के साथ। सेकंड ये है कि यू वांट टू एंश्योर इक्विटी। व्हेन आई से इक्विटी, दैट मीन्स के बैलेंस करना, कि विद इन द इंडस्ट्री जो प्रैक्टिस है आप उसके साथ इंश्योर करते हैं कि जी क्योंकि बाकी से लोग दे रहे हैं तो मैं भी दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। एक बंदा कहता है जी कि मैंने आपसे पैसे नहीं लेने, या आप मुझे पैसे कम देते हैं, आप उसको कहते हैं यार जो लोग मार्केट में पैसे दे रहे हैं मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विटी, इंश्योर इक्विटी, यू डू हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। द सेकंड रीजन ऑफ हैविंग कॉम्पोजिशन, यू वांट टू अट्रैक्ट टैलेंट। आप कहते हैं जी अब हम जॉब एड्स में लगाते हैं, अब सिद्रा मेरे साथ इस वक्त काम कर रही है एज ए टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, तो इनको पता है कि हम ऐड लगाते हैं, हम लोग उसमें लिखते हैं सैलरी रेंज 50 to 70, वी नीड लेट्स से HR ऑफिसर, सैलरी रेंज 50 to 70। अब इसका मकसद क्या है कि ऐसे लोग ही अप्लाई करेंगे जो कि 50 to 70 की रेंज में जॉब तलाश कर रहे हैं। जो इससे ऊपर तलाश कर रहे हैं वो ना अप्लाई करें, या जो इससे कम तलाश कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इसके लिए ना अप्लाई करेंगे, या उससे जो कम वाले हैं वो भी इसमें करेंगे। जी मदीहा, आपने हैंड रेज किया। सर आप कोई और प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं, शो नहीं हो रही है मेरे पास। एक मिनट कह रहा हूँ आपकी अब शो हो रही है जी? जी थैंक यू। ये तो फिर आप लोगों को ये पहली वाली बार्टर सिस्टम भी नहीं आया होगा, ये भी नहीं नजर आया होगा। नहीं। अब देख लिया आप लोगों ने बार्टर सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी तारीफ कर दी मैंने, फिर इसके क्या मीनिंग है वेज के, सैलरी के, कॉम्पनसेशन के, ठीक है। अब पर्पस ऑफ कॉम्पनसेशन इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें एक और जो पर्पस होता है कॉम्पनसेशन का, दैट इज टू अट्रैक्ट टैलेंट। आप मार्केट में अगर आपका इफेक्टिव कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम है तो इट अट्रैक्ट टैलेंट विच इज लाइंग इन मार्केट। लोग एक एम्प्लॉयर से छोड़कर दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाते हैं फॉर, जिनका मकसद सैलरी होती है, जिनको सैलरी एक मोटिवेशनल फैक्टर लगता है, ठीक। उसके बाद होती है फिर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। बेस्ड ऑन योर गुड कॉम्पनसेशन यू कैन एफिशिएंटली एडमिनिस्टर योर एम्प्लॉयज एज वेल। It is a tool of motivation and tool of retention of staff as well, your composition, you know। फिर जो है reward valued behavior, ये जो पर्पस है, जो आपके जो अच्छे behaviors होते हैं, valued behaviors, the behaviors which are as per the values of the organization, आप उनको reward कर रहे होते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया कि जो वैल्यूज होती है वो कितनी मैटर करती हैं, कि आप शुरू से लेकर एंड तक, शुरू में मैंने आपको वैल्यू समझा दी था, अब एंड तक वो चलती आ रही हैं, ठीक है जी, लिंक हो रही हैं चीज़ों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है कि जो टोटल कॉम्पनसेशन होती है वो क्या होती है, टोटल सैलरी जिसको आप कहते हैं। द टोटल कॉम्पनसेशन इंश्योर्स एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। उसमें आती है सैलरी, बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स, यानी कि सबसे पहले ये सैलरी वाला फैक्टर है, फिर बेनिफिट्स हैं, फिर रिवॉर्ड्स हैं। अब सैलरी होती है कि पे एंड ओवर टाइम, ये आपकी सैलरी आ गई। बेनिफिट्स हैं आप जो हेल्थ प्लान, रिटायरमेंट प्लान, वेकेशन, टाइम ऑफ, ट्रेनिंग्स, वर्किंग आवर्स वगैरह वगैरह में ये बेनिफिट्स हैं। उसके बाद रिवॉर्ड्स जो हैं वो आपका बोनस, सैलरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन, रिकग्निशन, अवार्ड। अगर आप इक्विटी ऑफरिंग्स दे रहे हैं, यानी कि शेयर्स वगैरह दे रहे हैं, न्यू जॉब आप उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, न्यू जॉब असाइनमेंट्स दे रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, ये सारी रिवॉर्ड्स हैं। आप हमेशा
किसी उसी एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं जो अच्छा परफॉर्म करे, या उसको भी प्रमोट करते हैं जो बिल्कुल पुअर परफॉर्म करे? बताइए जी जी, आपकी खामोशी से मुझे समझ नहीं आ रही। किस एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं? गुड परफॉर्मर को। तो गुड परफॉर्मेंस की बेस पर जो आपको प्रमोशन मिलती है, दैट इज आल्सो रिवॉर्ड ऑफ योर परफॉर्मेंस। सो यू हैव टू मेंशन इट। जब आप किसी को इंक्रीमेंट लेटर या आप किसी को प्रमोशन लेटर देते हैं, तो उस लेटर के अंदर लिखें द मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस योर गुड परफॉर्मेंस and would like to reward you based on your good performance by promoting you to senior level position by increasing your salary. This is the reward of your। कोई बंदा कहता है ना जी मुझे है, तो आपने कोई रिवॉर्ड ही नहीं दिया, तो आप उसको कहते हैं जी हमने तुम्हें रिवॉर्ड दिया, हमने तुम्हें प्रमोट किया, हमने तुम्हें रिवॉर्ड दिया, हमने तुम्हारी सैलरी इंक्रीज की, थिंग्स लाइक दिस, यू नो। अब नेक्स्ट आ जाता है, उसके बाद है कॉम्पोजिशन की स्ट्रेटजी क्या होती है। उसमें तीन चीजें होती है, एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, एक कॉम्पोजिशन स्ट्रेटजी होती है, और एक कंटिजेंट फैक्टर्स होते हैं। अब कॉन्टिजेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है, कॉम्पोजिशन स्ट्रेटजी क्या होती है, अभी हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी ये होती है, ठीक है, कि द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लोइंग और गोइंग और इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब मिसाल के तौर पर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो ही नहीं कर रही, उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं हो रहे, तो वो फिर उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो कॉम्पनसेशन स्ट्रेटजी के ऊपर आएगा, ठीक है। कॉम्पनसेशन स्ट्रेटजी ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंटेंशंस हैं इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज एंड व्हाट आर दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट दे हैव अडॉप्टेड to recognize the efforts of people and how they want to recognize the workforce for in terms of their motivation and what sort of behaviors organizations show when employees are achieving their business goals. So this is called the composition strategy. आप contingent जो factors होते हैं उसके अंदर वो चार main factors होते हैं। वन, आपके सबसे पहले आपने when you design your composition system you have to align or compliance the legal requirements, and then आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेड यूनियन कितनी स्ट्रांग है। अब बाज़ आप कुछ बेनिफिट्स नहीं देना चाह रहे होते, लेकिन यूनियन कहती है हमने लेने हैं, आपको देने पड़ते हैं। फिर लेबर मार्केट की कंडीशन क्या है, हो सकता है कि आपको ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत हो जो मार्केट में जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इस वक्त मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ काम कर रहा हूँ, तो लोग हमें मिलते ही नहीं हैं। आज मैं एक HR ऑफिसर की जॉब लगाता हूँ, मुझे यकीन जाने मुझे 30,000 रुपये पर भी आई कैन फाइंड अ गुड HR ऑफिसर, ट्रस्ट मी। बट इफ आई पोस्ट फॉर लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई कैन नॉट फाइंड अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 30,000। आप बिलीव करेंगे इसके ऊपर? HR के रिसोर्सेज ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बिकॉज दैट इज द लेबर मार्केट कंडीशन। दे हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कैपेसिटी टू पे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कैपेसिटी क्या पे करने की, आपने उसके हिसाब से भी अपनी जो कॉम्पोजिशन पॉलिसी है उसको देखना है। अब कॉम्पोजिशन फिलॉसफी आ जाती है, इसमें एक होती है एक्सटर्नल इक्विटी, एक होती है इंटरनल इक्विटी, एक होती है कि आपने मार्केट लीड करनी है या मार्केट लैग करना है। यानी कि आपने मार्केट जो आपका सैलरी कॉम्पोजिशन पैकेज है वो मार्केट से लीड करेगा या मार्केट को लैग करेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं जी कि हमने हमेशा लीड करना है, हमारे जैसी सैलरी कोई और ना दे सकता हो, ताकि कोई हमारा टैलेंट उठाए ही ना और सब लोग हमारे पास आना चाहें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं जी नहीं, हम लोग इतने पैसे नहीं दे सकते, हमने मार्केट अगर कोई 50,000 एक पोजीशन के लिए दे रहे हैं, हम 40,000 देंगे, हमें टैलेंट मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद होते हैं कि योर कॉम्पोजिशन फिलॉसफी, it creates your external equity and internal equity as well, and it either you can lead the market or you can lag the market. Then you can attract new talent and you can retain the existing talent with the help of your composition philosophy. अब आपने इन चारों 6 फैक्टर्स को ज़हन में रखा और आपने डिसीजन करना है। आप कहते हैं जी हमने एक्सटर्नल इक्विटी देखनी है, कि यानी कि एक्सटर्नली हम लोगों की इक्विटी ऐसी है कि लोग
हमारे एम्प्लॉयज़ को तोड़ नहीं सकते, हम लोग लीड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, हमारी सैलरी सबसे ज़्यादा है, और हमारा जो कॉम्पोजिशन फिलॉसफी उसका नाम मकसद सिर्फ हायर करना है, अट्रैक्ट न्यू टैलेंट है, बट ऑल्सो रिटेन एग्जिस्टिंग टैलेंट भी है। अब होता यह है कि हम लोग क्या करते हैं, नए एम्प्लॉय जब लाते हैं वो तो हम लोग हाई सैलरी पे ले आते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ाना नहीं चाहते, वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो जो बंदा 50,000 पर छोड़कर गया होता है, उस जैसा बंदा हमें लाख रुपए का मिलता है, हमें अफसोस होता है। तो हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि उसको रिटेन भी कर लें, प्लस हम अट्रैक्ट न्यू टैलेंट करें। उसके बाद कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें फिक्स पे होती है, वेरिएबल पे होती है। वेरिएबल पे क्या है, ओवर टाइम। ओवर टाइम करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। जितना ओवर टाइम लगाएंगे उतना पे मिलेगी, जितना कम लगाएंगे उतनी कम मिलेगी। इंडिविजुअल पे है, फिर टीम की पे है, फिर फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, फिर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। ये स्ट्रक्चर है। कंपोनेंट्स इसके कौन से होते हैं, बेसिक पे, अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं, रीइंबर्समेंट ये टैक्स फ्री होती हैं। अलाउंसेस हमेशा याद रखें टैक्सेबल होती हैं, और रीइंबर्समेंट्स टैक्स फ्री होती हैं। मिसाल के तौर पर मेडिकल रीइंबर्समेंट, आपने मेडिकल का खर्चा किया, बाद में अप्लाई किया, फिर रीइंबर्स हुआ, ये टैक्स फ्री होगा। आपने फ्यूल इस्तेमाल किया, रीइंबर्स किया, ये टैक्स फ्री हो गया। आपने ट्रैवल किया, खर्चा किया, फिर क्लेम किया, रीइंबर्समेंट मिली, टैक्स फ्री होगा। उसके बाद इंसेंटिव्स हैं, बेनिफिट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, पर्क्स हैं, सॉरी ये पर्क्स क्या होती हैं, ये भी हम आगे जाके सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ये आप लोग ज़रा पढ़ लीजिएगा, मैं ज़रा क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी गुजर गया। ठीक है, ऑलरेडी इट्स लाइक 4:08। अच्छा, कंपोजिशन मॉडल्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल है, कैफेटेरिया है, कंबाइंड है। अब पाकिस्तान में ये नहीं चलता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिशनल मॉडल ये होता है कि आप सैलरी और बेनिफिट्स फिक्स कर देते हैं। कैफेटेरिया बेनिफिट ये होता है कि आप सैलरी फिक्स कर देते हैं। आप कैफेटेरिया टाइप जिस तरह नहीं होती, कैफेटेरिया में आप जाते हैं, आपको खाना अलाउ है, आप कहते हैं जी ये 4 डिशेज हैं, जो सी आपने चूज़ करनी है चूज़ कर लें, इनमें से कोई एक डिश, और आपको यू आर डन। ठीक है, आपका अगर चावल खाने को दिल करा आप चावल वाली डिश ले लेते हैं, आपका दिल करा है दाल खाने को आप दाल वाली ले लेते हैं, आपका दिल कर रहा है सब्जी खाने को आप सब्जी वाली ले लेते हैं, आपका दिल कर रहा है गोश्त खाने को आप मीट वाली डिश ले लेते हैं। सो यू हैव 4 ऑप्शंस, राइस, नट्स, नट्स ही होती है या पीज होती है, पीज और नट्स वट। फिर क्या नाम है, वेजिटेबल्स, एंड फोर्थ इज मीट। तो आपने यू चूज एनी ऑफ देम, एक ऑप्शन है चूज करने की, आप चूज कर लें जो आपको अच्छी लगती है। सिमिलरली बेनिफिट्स की आप लिस्ट दे देते हैं कि जी ये बेनिफिट्स हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो चूज कर लें, जो अच्छा नहीं लगता वो चूज ना करें। अब उसका बेनिफिट ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक मैरिड पर्सन है, उसको आप कहते हैं जी आपने हॉस्पिटलाइजेशन चूज करनी है, वो कहता है जी बिल्कुल मैंने चूज करनी है। एक नॉन मैरिड पर्सन है, सिंगल पर्सन है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है इतनी अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि जो मैरिड है उसको पता है कि जी मेरे बच्चे हैं, उनमें से खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बीमार हो सकता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, स्पाउस का मेडिकल का इशू हो सकता है, उसको कवरेज चाहिए होगी। ठीक है, तो जो नॉन मैरिड पर्सन है उसको ये इशू नहीं है, वो कहता है जी मैं उसके अगेंस्ट में कोई और ऑप्शन उठा लेता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट अभी पाकिस्तान में नहीं आया, ये बाहर की कंट्रीज में पाया जाता है, स्पेशली अमेरिका में या अच्छी यूरोपियन कंट्रीज में। कंबाइंड में ही होता है, आप कहते हैं जी दोनों ले लें, आप कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान में कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर क्या है, अभी आप लोगों ने बनाया भी है, ये आप लोग मजीद इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद एग्जेक्टिव कॉम्पोजिशन है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके ऊपर आज आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइए, बाकी इंशाल्लाह हम लोग अगले क्लास में इसको कोशिश करेंगे इसको रैप अप कर दें, और फिर हम लोग हमारा कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स वाला स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मैं आप लोगों को अगली दफ़ा ज़रा अपनी प्रेजेंटेशन के साथ दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ना, ये ज़रा किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है, इसको मैं ऑर्गेनाइज करके भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जी कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, मुझे एक सवाल पूछना है। जी जी। सर मुझे ये पूछना है कि जब अक्सर जब वो हायरिंग वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं, तो अक्सर इस तरह से होता है कि एक तो होता है कि किसी की मतलब पे ज़्यादा है तो चलो ठीक है, हमें वो कैंडिडेट अच्छा लग रहा था, हम उसको पे थोड़ी दे रहे थे तो उसने नहीं अप्लाई किया, उसने नहीं मतलब कॉन्टिन्यू किया।
एक होता है पोजीशन सेम है लेकिन एम्प्लॉय की मतलब जाहिर सी बात है डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट सैलरी पैकेज दे रही होती हैं। सैलरी कम होने की वजह से हम उस कैंडिडेट को हायर नहीं करते, उसकी क्या रीजन होती है? मैं आपका ना सवाल नहीं समझा, सॉरी, माफी चाहता हूँ। सर लेट्स सपोज मतलब मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ एक जैसे बैंकिंग सेक्टर की और एक एग्जांपल लेती हूँ किसी नेस्ले वगैरह की। लेट्स सपोज अब हमने मतलब नेस्ले ने बंदा हायर करना है कोई मैनेजर मिसाल के तौर पे, ठीक है, सेम पोजीशन मतलब सेम पोजीशन सेम डेजिग्नेशन उसी बंदे का बैंक में है लेकिन उसकी सैलरी कम है। तो उसको नेस्ले हायर नहीं तो कर रहा, लेट्स से फॉर एग्जांपल। हाँ मतलब सैलरी कम होने की वजह से हम क्यों रिजेक्ट करते हैं कैंडिडेट को? देखें, एक होता क्या है, सैलरी भी रखते हैं अपना। होता ये है कि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। अब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है एक मैनेजर की सैलरी लेट्स से लेस देन 1000 है, सॉरी हाँ 1 जी लाख है। लेकिन जो जी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सैलरी है वो 2 लाख से अबव है मैनेजर की। उसकी रीज़न ये होती है कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके मसले भी लार्ज होते हैं, एक्सपोजर होता है। तो ठीक इनफैक्ट जो एम्प्लॉय को ऑफर नहीं किया जा रहा है या उसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द सैलरी बट बेस्ड ऑन द एक्सपोजर। तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन यही प्रेफर करती हैं कि जो उसी एम्प्लॉय को हायर किया जाए जो लार्ज स्केल से आ रहा है, ठीक है, ठीक ना कि मतलब वो वहाँ के क्राइटेरियाज को अंडरस्टैंड करता हो, हमें दोबारा से उसको ट्रीट ना करना पड़े। यस। लेकिन ना आपने एक बंदा बैंकिंग सेक्टर से आ रहा है, उसने कभी प्रोडक्शन सेटअप में काम ही नहीं किया, या एक बंदा प्रोडक्शन सेटअप से आ रहा है उसने कभी बैंकिंग सेक्टर में काम ही नहीं किया, तो वो बैंकिंग सेक्टर को अंडरस्टैंड करने में उसको 6 महीने की पहले तो ट्रेनिंग चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको। तो वो सही उसको उसको इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने एक हायरिंग करवाई है सीनियर मैनेजर एचआर की, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सियालकोट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जो उसका मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 मैंने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स उनको दिए, मैंने उनसे कहा भी ये जेलिन हो जाएंगे, उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने उनसे मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चंस किए, उनको पता नहीं था, वो कहते जी हम ट्रेन नहीं कर सकते, हमें ट्रेंड बंदा चाहिए। और उसमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट जिसको किया वो वही था जिसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, ठीक और उन्होंने उसको पिक कर लिया। अब जो कैंडिडेट, देखिए कोई भी बंदा अपने आप को ये नहीं कहेगा जी मैं ये काम नहीं कर सकता, वो कहेगा यही कहेगा कि मुझे आप अपॉर्चुनिटी दें, मुझे अपॉर्चुनिटी दें, मैं काम कर लूंगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है ना उसको डाउट होता है, उसको होता है यहाँ तो ये काम कर लेगा या ये काम नहीं करेगा। तो उसने फिर जो रिक्रूटर है उसका ये काम है कि उसने कम से कम रिस्क को इन्वॉल्व करना है। रिक्रूटर ने रिस्क जो है वो कम से कम रखना है। उसने कहना है जी, उसने जो रिस्क को कम करने के एलिमेंट्स बनाए हैं। जब बैंक किसी को लोन देता है तो बैंक ने एक क्राइटेरियाज बनाए होते हैं कि हम उस बंदे को लोन देंगे जो हमारे क्राइटेरियाज को पूरा उतरेगा, ताकि हमें जो रिस्क वापस जो लोन वापस ना मिलने का जो रिस्क है वो कम से कम हो जाए। सिमिलरली एज एन एचआर प्रोफेशनल आपने ये इंश्योर करना है कि जो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस ना होने के जो रिस्क हैं वो कम से कम हो जाएं। तो जो कैंडिडेट आपका ऑन बोर्ड आए उसकी परफॉर्मेंस हाई होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। सही ठीक है, और उसमें आपका रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपोजर या वो बहुत मैटर करता है। जब एक बंदा ऐसा है जिसने अंडर प्रेशर कभी काम ही नहीं किया, वो ऐसी जॉब पर आ जाएगा जब वो जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसके 2 नुकसान होंगे, या तो वो पागल हो जाएगा, और होते हैं लोग साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं उनको, ठीक है, बीमार हो जाएगा, छुट्टी करेगा, आपको उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा या वो खुद छोड़ देगा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब ऐसी है जो प्रेशर वाली है, उसमें तो एक दिन भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। व्हाट विल यू डू देन, बताइए मुझे। सही तो एक दिन भी इतना काम इकट्ठा हो जाएगा, जब वो जिस दिन बीमार है तो वो तो उधर आपको चाहिए जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाला बंदा हो या जिसकी ट्रेनिंग हो चुकी हो, जो बहुत अच्छा हो। अब ये बैंकिंग के लोग इधर बैठे हुए हैं, कैशियर की जॉब कहने में बड़ी आसान है, जो बैंक में जो चेक्स को रिसीव कर रहे होते हैं या चेक के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाला बंदा चाहिए। क्या ख्याल है जिया साहब और जो दूसरे हमारे बैंकिंग सेक्टर के लोग बैठे हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है कैशियर की, बिकॉज द डे एंड उसे ये भी समटाइम्स अपनी जेब से पैसे डालने होते हैं बैलेंस करने के लिए।
सर जी उसने तो लोगों की it's a- गालियां सुननी है, उसने लोगों की बहुत पसीने की pressure स्मेल आता है। बर्दाश्त करनी है, ठीक है, क्योंकि बाहर से लोगों ने आना है, परस्पायरेशन है, ठीक है, उसमें लेबर का बंदा भी है, उसमें अच्छी अच्छी बात परफ्यूम की खुशबू भी आती है, बड़ी खवातीन अच्छी खूबसूरत आती हैं, उन्होंने अच्छा परफ्यूम लगाया होता है, बात मेरे जैसा कि मौलवी चला जाता है पसीने से नहाया हुआ बड़ी बैड स्मेल के साथ। तो ये सारी चीजें होती है, उसको बर्दाश्त करनी होती हैं। कोई उसको अच्छा कहता है, कोई कहता है सुस्त है, कोई कहता है फास्ट है, कोई कहता है ये तो उसका काम कर रहा है, कोई कहता है ये तो उसने सारा प्रेशर भी बर्दाश्त करना है। मसला ये नहीं है, पैसे बंदा जेब से डालने के लिए तैयार होता है, जो सारा दिन ताने सुनने पड़ते हैं ना, उसके अंदर ये बर्दाश्त की सलाहियत होनी चाहिए, हर बंदे में नहीं होती। ऐसे ही है जी। तो बिल्कुल सर, ठीक है, आपने एनालाइज किया है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये रीजंस होती हैं फरा, जो आपने क्वेश्चन किया था ना, तो जिसकी वजह से जो है वो एक इशू आ जाता है। ठीक है, तो चलें जी। अच्छा, अब जो था ना क्वेश्चन, अब अगले लेक्चर में आप लोगों ने मुझे याद कराना है, जैसे सिद्रा का क्वेश्चन था कि डिडक्शंस कैसे होती हैं, वो फिर हम लोग एज पर लॉ डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी देनी है कि आप लोगों ने पढ़कर आना है कि पाकिस्तान के लॉज क्या हैं रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन एंड बेनिफिट्स। उसके लिए एक एक्ट है पाकिस्तान का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जी, इसको आप लोगों ने पढ़कर आना है। और आप लोगों ने ये भी रिसर्च करनी है कि जो सैलरी होती है उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है एज पर लॉ, और पर डे सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मैं ग्रुप में लिख देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताइए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। माजरा चाहता हूँ आज जिन लोगों को डांट शांट पड़ी है, बड़ा ज़रूरी था, तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आप लोगों से सैटरडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैं ट्यूसडे को मेरी ट्रेनिंग है, कल आप लोगों के मोटिवेट करने के ऊपर असमा आ गई जी मेरी ट्रेनिंग में, ठीक है, तो बाकी भी इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं, फिर आप लोगों से कराची वालों से कराची में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।